ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, देखो नाम से पता लग रहा है कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड है तीन मैक्रोस को मिलके, सॉरी तीन मॉलिक्यूल्स को मिलके। एक आपका क्या है, कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन एंड तीसरा ऑक्सीजन। इन तीन को मिलके कंपोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये अबंडेंट सोर्स है जो हमारे न्यूट्रिशन या हमारे किचन के अंदर अवेलेबल होता है। सबसे ज्यादा ये हमारे घरों के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो चाहे वो आप घर में शुगर की बात कर रहे हो, चाहे वो आप किसी फ्रूट की बात कर रहे हो, वेजीज की बात कर रहे हो, लेंटल्स की बात कर रहे हो, ये सारे ऐसे सोर्स है जहाँ पे आपको अबंडेंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि किचन में अबंडेंट अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें मिलता है। और इसके बाद कार्ब्स जो है ना, वो सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन में या हमें इसलिए नहीं कंज्यूम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, सिर्फ इसलिए नहीं कार्ब्स हम कंज्यूम करते हैं। कार्ब्स के काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को समझते हैं और कैसे कार्बोहाइड्रेट्स डेंजरस हो सकता है वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। अब कार्ब्स, स्पेशली अगर हम किसी एथलेटिक इवेंट की बात कर रहे हैं, खासकर जो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट। अब ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर हमारा गोल होता है परफॉर्मेंस देना। क्या देना? परफॉर्मेंस देना। उस कंडीशन में हमें, उस कंडीशन में भी हमें इसका इंटेक जो है ना वो इवन बढ़ाना पड़ता है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लो फैट लॉस वगैरह वाला प्रोसेस है, फैट लॉस को परफॉर्मेंस वाला प्रोसेस या गोल नहीं मानोगे, फैट लॉस भी एक स्पेसिफिक टारगेट है, तो उसको आप परफॉर्मेंस नहीं मानोगे क्योंकि वहां पे आपको अपनी एनर्जी लेवल्स या आपको कोई एक्टिविटीज बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं रखनी पड़ती, या फिर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी है ना। बट अगर बात करें हम परफॉर्मेंस की, एक्टिविटीज की, जब आपको अपना 100% देना है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, हो सकते हैं अभी हम मान लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ठीक है, क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ये कितनी है? 42.195 किलोमीटर की मैराथन रनिंग है मान लेते हैं अभी के लिए। तो ये इतना लंबा इवेंट है। अब इस इवेंट में जो पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसको 42.195 किलोमीटर बाय रन भागकर निकालना है और उसको कवर करना है, और जो जल्दी पहुंचेगा वो ऑब्वियसली वो जीतेगा। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए? वो अमाउंट में एनर्जी चाहिए। अब क्या आपकी बॉडी के पास ऐसा डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आप, ऐसा तो नहीं है कि आप कार्ब्स कंज्यूम करते रहोगे, आपकी बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट होता रहेगा और आपकी बॉडी एनर्जी बनाती रहेगी। तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी जो स्टोरेज एनर्जी होती है उसको यूज करती है। बॉडी में कौन कौन सी स्टोरेजेस एनर्जी होती हैं? सबसे पहले होती है ग्लाइकोजन्स। ठीक है, ग्लाइकोजन्स होती हैं। ग्लाइकोजन्स भी हमारे दो टाइप की होती है, एक मसल ग्लाइकोजन होती है और एक होती है आपकी लिवर ग्लाइकोजन। ठीक है, मसल ग्लाइकोजन होती है वो अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को स्टोर कर सकती है। 500 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है मसल ग्लाइकोजन। लिवर ग्लाइकोजन अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 ग्राम्स जो है ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या हुए? हमारे स्टोरेजेस हुए। इसके बाद भी अगर बात करें, सेकेंड स्टोरेज हमारे फैट्स भी हैं। फैट्स भी एक टाइप ऑफ स्टोरेज है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए। ठीक है, बट ये भी एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है। तो स्टोरेजेस बॉडी में बहुत सारे हैं। अब आप जब आपने इतना लंबा एक्टिविटी करना है तो आपको सस्टेन्ड एनर्जी चाहिए, लगातार आपको एनर्जी चाहिए जो कि आपकी बॉडी को मिलती रहनी चाहिए, और आप तभी आप इतना वर्कआउट कर पाओगे। अब इस कंडीशंस में आपकी बॉडी आती है ग्लाइकोजन्स पे, और ग्लाइकोजन से उसको ब्रेक डाउन करती है कार्ब्स को, मींस ग्लूकोज को, और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपके जो एनर्जी प्रोवाइडर हैं वो आपके ग्लाइकोजन्स हुए। और इसी तरीके से आपका फैट का ब्रेक डाउन भी पॉसिबल हो पाता है अगर लॉन्ग रन की हम बात करें तो। ठीक है, और फैट भी एक टाइप ऑफ
स्टोरेज है, तो वो भी एज ए एनर्जी यूज हो सकता है जब ऑक्सीडेटिव सिस्टम में हम काम करते हैं। लाइक अगर आप बहुत लंबे समय तक एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी बॉडी की जरूरत है, नीड है, तो आपकी बॉडी फैट को भी ब्रेक डाउन करती है एनर्जी फॉर्म के लिए। ठीक है। और अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे परफॉर्मेंस रिलेटेड गोल्स के लिए, जहाँ पे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन्स की डिमांड होती है, ताकि आपकी बॉडी उस सस्टेन्ड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सके, लंबे समय तक उस एक्टिविटी को आप कर सकें। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर हम ज्यादा कार्ब्स खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, या हम बहुत ज्यादा हेवी हो जाएंगे। कार्ब्स जो होता है वो कन्वर्ट, उसका जो कन्वर्जन है वो फैट है वो सबसे सबसे जल्दी होता है। अब बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो इस चीज को बिलीव करते हैं, और जो कि कुछ हद तक है भी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लोगे या कोई भी मैक्रो लोगे अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन देके जाता है। इन्हीं इन्हीं तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो अगर आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो तो कार्ब्स कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ये आपके ब्लड में आ चुका है। कैसे इसका प्रोसेस देखो कैसे होता है आपकी बॉडी में, ये कैसे एंटर करता है और कैसे फंक्शन करता है। ग्लूकोज कहाँ आ चुका है, आपके ब्लड में। आपकी बॉडी ने कार्ब्स खाया, कार्ब्स को बॉडी ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके ये जो ब्लड के अंदर जो है ना ग्लूकोज आ चुका है, जो आपका का आई थिंक फास्ट जा रहे हो आप। चलो स्लो करते हैं। कार्ब्स आपने कंज्यूम किया, ठीक है। अब वो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। फिर वो किस में आया, ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून के अंदर इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन हुई, आपके ब्लड के अंदर आ गया ग्लूकोज। अब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो गए हैं, राइज। क्या हो गए हैं, ब्लड ग्लूकोज हो चुका है, बढ़ गया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो चुके हैं। अब इस राइज ब्लड ब्लड ग्लूकोज को, जो कि बढ़ा हुआ है ग्लूकोज आपकी बॉडी में, ये एक आपके होम्योस्टेटिस को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। मतलब आपके इंटरनल जो फंक्शनिंग है वो मेंटेन नहीं रह पा रही है, क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है। अब इस ब्लड ग्लूकोज को हम नॉर्मलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में क्या, कौन सा हार्मोन आता है, हार्मोन आता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन। एक पेप्टाइड, एक प्रोटीन हार्मोन है, जो कि हमारे कहाँ से बनता है, पैनक्रियाज इसको बनाता है, और बीटा सेल्स इसकी फॉर्मेशन करते हैं पैनक्रियाज के अंदर। ठीक है। तो हुआ क्या, कार्ब्स खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज आपके ब्लड में आया, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो गए। इन अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गए हैं, तो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए आएगा इंसुलिन। तो भैया अब आपकी बॉडी ने क्या करा, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ने जो इंसुलिन बनाया था उसको रिलीज कर दिया। अब ये जाएगा आपके ब्लड के साथ इंटरैक्ट करेगा, और आपके जो ग्लूकोज हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। कैसे करेगा, आपके ग्लूकोज लेवल कैसे नॉर्मलाइज हो जाएंगे आपकी बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा एक ऐसा कैरियर एजेंट है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को यूटिलाइज कराता है। अब इंसुलिन आपके इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जो आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ना, उसमें से जो ग्लाइसेमिया है उसको यूटिलाइज करवा देगा, कहाँ पे, सेल्स में, एज अ एनर्जी। मतलब जो सेल को रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, वो इंसुलिन की मदद से आपका ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर कर गया, और आपकी बॉडी को मिल गई क्या, एनर्जी। जिससे हुआ क्या, एक तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो गया। फर्स्ट थिंग क्या हुई यहाँ पे, एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो गया। सेकंड बात ये हुई कि आपको एनर्जी मिल गई। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी यहाँ पे काम करती है जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्ब्स का कंजप्शन होना, ठीक है, कार्ब्स हमने अभी कंज्यूम किया, मान लो कार्ब्स इनटेक होना, और इंसुलिन का भी पीक करना, इंसुलिन का भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना, क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? और अगर हाँ, तो हम ये कहते हैं कि यार हमारा इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। तो इंसुलिन स्पाइक होना क्या हमारे लिए ठीक है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो, हमने कार्ब्स कंज्यूम किया तो इंसुलिन बॉडी में रिलीज होगा, क्योंकि ग्लाइसेमिया लेवल बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है आपको, कार्ब्स के इनटेक करने से आपका इंसुलिन जो है, जो आपका प्राइमरी हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है,
वो पीक करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो बात ठीक है कि नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंसुलिन, काफी बार आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंसुलिन का जो स्पाइक करना है, इंसुलिन का स्पाइक करना एक प्रॉब्लम है। काफी सारे लोग ये कंसिडर करते हैं, बट अभी हमने देखा कि इंसुलिन का स्पाइक करना तो बिल्कुल नेचुरल है। मतलब इंसुलिन तब तक स्पाइक करेगा, या तब तब स्पाइक करेगा जब आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज एंटर होगा और आपके ग्लाइसीमिया को बढ़ाया हुआ होगा उसने। तो इंसुलिन का आना तो उस समय पे लाजमी होगा, क्योंकि वो तो ग्लूकोज की एक कंट्रोल सिस्टम है, आपकी बॉडी में यूटिलाइज करवा रहा है वो। तो मतलब आप कार्ब्स खाओगे, और कार्ब्स खाने के बाद आपके ग्लूको जो इंसुलिन का एक्शन है वो तो कंफर्टेबली होना चाहिए, और हो भी रहा है। इट मीन्स कि जो इंसुलिन स्पाइक करना है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसुलिन स्पाइक एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, ताकि आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज करा सके और उसको इस्तेमाल कर सके बॉडी में एज एनर्जी, या फिर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके, ताकि आपको वो डायबिटिक कंडीशन जैसी ना बने। तो इंसुलिन स्पाइक तो होगा ही होगा। बट अगर हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इसकी बात करते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की, मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, बना ही नहीं पा रही है, उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आपकी बॉडी पहले क्या कर रही थी, आप कंज्यूम करते थे फूड, स्पेशली कार्ब्स, तो उसके फीडबैक में, क्योंकि वो फूड आपका ब्रेक डाउन होगा और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, तो वो एक फीडबैक के थ्रू आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो रहा था। बट मान लो अभी ऐसा नहीं हो रहा, आप खाना तो खा रहे हो, आप कार्ब भी खा रहे हो, बट आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, रेजिस्टेंट फेस में आ चुकी है, और आपकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं। तो इंसुलिन स्पाइक प्रॉब्लम है या इंसुलिन रेजिस्टेंट प्रॉब्लम है, इंसुलिन ना बने वो प्रॉब्लम है, या हम ये मान रहे हैं कि कार्ब्स खाने के बाद जो इंसुलिन बन रहा है वो प्रॉब्लम है? बताओ, इन दोनों में से चूज करो, क्या लगता है आपको? राइट, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो कंडीशन है, वो खराब है प्रॉब्लम, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन नेचुरली तो होगा ही होगा। वो फीडबैक है, अभी मैंने बताया क्यों हो रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम है, इंसुलिन स्पाइक एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि किस कार्बोहाइड्रेट से, किस फूड से इंसुलिन स्पाइक ज्यादा या कम होता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। बट इंसुलिन का स्पाइक होना जो है ना वो नेचुरल एक प्रोसेस है, जो कि ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, देखो टाइप 1 जो है ना जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है, वो डायबिटीज ऐसी डायबिटीज है जहाँ पे हमें टोटली इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, हमें शॉट लेने पड़ते हैं सबकुटेनियसली। ठीक है, बेली बटन पे इंजेक्शन्स लगते हैं छोटे, इंटरनेशनल यूनिट्स में हमें वो जो आपकी इंसुलिन होती है वो हमें ऐड करनी पड़ती है, बॉडी में डालनी पड़ती है सबकुटेनियसली। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में मेडिसिन से भी काम चल जाता है। और एक और टाइप की होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, वो फीमेल को होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, वो तीसरी टाइप की है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है वो बॉडी में नेचुरल है, उसमें कोई डरने का बात नहीं। रिफाइंड कार्ब्स तो बुरा है ना? हाँ, रिफाइंड कार्ब्स जो है ना, बुरा या अच्छा तो हम किसी को नहीं कहेंगे, बट हाँ ये जरूर हम कहेंगे कि रिफाइंड कार्ब्स आपकी बॉडी में जो आपके ग्लाइसेमिक लोड है ना उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, आप ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का जो स्पाइक होने का प्रोसेस है ना उसको बहुत फास्ट कर देगा। आपका इंसुलिन बहुत तेजी से प्रोड्यूस होगा, और एकदम से डिप्राइव हो जाएगा, मतलब पहले एकदम से प्रोड्यूस हुआ बहुत तेजी से और फिर एकदम से डाउनफॉल में चले जाएगा।
वो कंडीशन हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं रिफाइंड कार्ब्स जो है ना उतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सडन एक बर्स्ट देते हैं हमें, और उसके बाद फिर एकदम से हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, वीक फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा इंसुलिन जो है ना वो डिप्राइव होना शुरू हो गया। ठीक है, चलो अब ये मानते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कैसे हमारी बॉडी में जो है ना वो फैट की कन्वर्जन कर रहा है, और इसको क्यों सबसे बड़ा कॉज माना जाता है आपके फैट को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ा रीजन यही है बेसिकली, चाहे वो चाइल्डहुड ओबेसिटी हो, चाहे वो नॉर्मल ओबेसिटी हो, सबसे बड़ा रीजन उसमें इन तीनों मैक्रोज में से यही मैक्रो है जो इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। चाहे वो चाइल्डहुड ओबेसिटी हो, चाहे वो नॉर्मल ओबेसिटी हो, ओवरवेट हो जाना हो, बॉडी कॉम्पोजिशन का खराब होना हो, ये सारे कंडीशन में कार्ब्स जो है वो इतना डेंजरस हो चुका है। अब पहले से भी डेंजरस ही है अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करो, क्योंकि देखो जब हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी उसको। अगर आपने एक्सेस कैलोरीज ली, एक्सेस कैलोरीज, तो आपका जो एलपीएल एंजाइम होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो कन्वर्जन ऑफ फैट है वो कैसे हो रहा है, आपका जो एलपीएल एंजाइम है उस चीज को पॉसिबल करवा रहा है। इट मीन्स अगर आप जो भी एक्सेस में खा रहे हो, मेनली कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स एक अबंडेंट सोर्स है हमारे फूड के अंदर, तो वो अगर वो ज्यादा हम खा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी क्या करेगी, अगर वो ज्यादा कैलोरीज है, अगर लिमिटेड कैलोरीज हैं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक मान लो अगर आपको 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आप एक्टिविटी भी इतनी करते हो, आपकी जरूरत भी इतनी है, और आप इतनी फीड कर रहे हो बॉडी, 2000 आप खा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका नेट गेन कुछ नहीं है, आप इक्विवेलेंट ले रहे हो, जितना आप कैलोरी बर्न कर रहे हो उतना यूज कर रहे हो, फिर ऐसा आपका कन्वर्जन नहीं होने वाला है। बट जब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपकी एक्टिविटी है नहीं है बट इनटेक बहुत ज्यादा है, और प्राइमरीली वो कार्ब से आ रहा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी प्रोसेस तो सेम करेगी, बट यहाँ पे स्टोरेजेस वाला काम होने वाला है, क्योंकि जो बॉडी को जरूरी था उस समय के लिए वो एनर्जी तो उसने दी, मतलब उतना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को यूटिलाइज करवा दिया, बट जो रेस्ट रह गया ना उसको एल्पिल एंजाइम ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फैट में, फैट कन्वर्जन हो गया, और ये कहाँ पे स्टोर हुआ, आपके एडिपोसाइट्स के अंदर। इसको एडिपोज टिश्यू भी कह देते हैं, एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे जाके बॉडी ने क्या कर दिया, इसको स्टोर करवा दिया हमारे शरीर के अंदर। अब जो ये फैट का स्टोरेज है आपके एडिपोसाइट्स के अंदर या एडिपो टिश्यूज के अंदर, इसका डेवलपमेंट होना या इसका बढ़ना ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यही प्रोसेस चलते रहेगा तो ये काम और बढ़ेगा, और आपकी बॉडी में फैट का कन्वर्जन जो होगा वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम पे हम बहुत हैवी हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये तो हुई, मैंने सिंपल बात करी कि एक्सेस कैलोरीज क्यों डेंजरस है और कैसे हमारी बॉडी में फैट का कन्वर्जन कर रही है, और ये फैट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ओबेसिटी भी एक कॉम्प्लिकेशन है, बट सिर्फ ओबेसिटी नहीं, इसके अलावा 100 तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज खुद हो। डायबिटीज भी बहुत सारे केसेस में, खास करके टाइप 2 डायबिटीज जो है, वो तो ऐसे कंडीशन में ज्यादा हुई है जहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो भी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे रिलेट करती हैं, अगर हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा वेट बढ़ गया है। ओके, क्योंकि हमारा जो फैट का कन्वर्जन है ना, या हमारी बॉडी में फैट की अगर हम बात करें, तो फैट का कन्वर्जन या फैट सबसे ज्यादा हमारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे होता है, सबकुटेनियस ही नहीं होता वो। बहुत सारे लोगों को हमें ये लगता है कि हमारा जो फैट है वो सबकुटेनियसली ही है बस, मतलब जो स्किन के अंदर वाला है, जो थर्ड लेयर है, हाइपोडर्मिस बोलते हैं जिसको हम, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, वो थर्ड लेयर में ही नहीं है सिर्फ फैट। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वहीं स्टोर होगी, अगर ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहा तो ये फैट कहाँ कहाँ की बढ़ सकती है आपकी बताओ। ये तो हमने बात करी सबक्यूटेनियस वाली, जो कि हमारे स्किन के अंडरलाइन, स्किन के अंदर है जो फैट, उसकी तो हमने बात कर ली कि भैया ये तो बढ़ सकता है अगर काम सही नहीं रहा।
बट इसके अलावा भी क्या कहीं भी फैट बढ़ सकता है, जो कि हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक्सेस में कंज्यूम करोगे, ज्यादा ही लोगे हमेशा, और फैट का कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऑर्गेन फैट भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है ना। स्पेसिफिकली आपने फैटी लिवर सुना होगा, फैटी लिवर इशू हो गया। या फिर आपने देखा होगा कि जो आपके अराउंड जो मसल्स हैं, सॉरी आपके जो ऑर्गेन्स हैं, उनके अराउंड भी फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। ये तो आपकी लिमिटेड सी बात है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर भी प्लाक का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ जमावट होती है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, और प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकती है। हालांकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाक फॉर्मेशन है, वो डायरेक्टली कार्ब्स खाने से नहीं हुआ है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, आपके एलडीएल के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे जब कोलेस्ट्रॉल वाला चैप्टर आएगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। बट स्टिल, कहने का मतलब ये है कि ये आपका सर बॉडी फैट बढ़ने से ऐसा नहीं कि हम बस मोटे दिख रहे हैं, अपीयरेंस वाइज हमें प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा हमें हेल्थ वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इतना फैट कन्वर्जन हो जाएगा, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। इसलिए काफी इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स ही क्यों हम ज्यादातर इम्पोर्टेंट इसको हम आगे लेके आ रहे हैं कि भैया यही सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि कंजप्शन भी इसकी ज्यादा है। अब चाहे आप फास्ट फूड मार्केट चले जाओ, या आप स्ट्रीट फूड कंज्यूम करने की कोशिश करते हो, आपको पसंद है, आप निकलते हो खाना खाने के लिए बाहर से, तो आप देखना कि यहाँ पे आपको सबसे कॉमन मैक्रो क्या मिलता है। फास्ट फूड आप खाने गए, यहाँ पे सबसे कॉमन मैक्रो क्या है, या स्ट्रीट फूड, बात एक ही हो गया ऑलमोस्ट, दोनों जगह मिलने वाली है आपको। सबसे कॉमन मैक्रो यहाँ पे कार्ब्स ही होता है। इवन पैक्ड आइटम्स के अंदर भी सबसे कॉमन मैक्रो जो है वो कार्ब्स है। इसके पीछे भी रीजन है कि उसको भी बताऊंगा अभी, बट सबसे कॉमन यही है। चाहे वो मान लो आप नूडल्स खा रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप बात कर लें अगर और कोई आइटम हो गया जो हम बाहर से कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है, पास्ता वगैरह, वाइट ब्रेड के साथ हम कई बार सैंडविच वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड सोर्सेज होती हैं, वहीं से आ रही हैं। और सबसे ज्यादा कंजप्शन भी हम इन्हीं का कर रहे होते हैं, चाहे वो घर के बाहर, चाहे वो घर के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा, आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे एक बार। तो अभी तक हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स कोई डेंजरस नहीं है हमारे लिए। कुछ कंडीशन में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ कंडीशन में ये इनइफेक्टिव भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से ना लें तो। अब यहाँ पे आपको ना चार ग्रुप्स दिए हुए हैं अलग अलग: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सेक्राइड का मतलब होता है क्या? शुगर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डाइसेक्राइड की बात करें, डाइसेक्राइड का मतलब होता है टू, और सेक्राइड का मतलब अगेन शुगर। ऑलिगो का मतलब होता है थ्री, और सेक्राइड का मतलब तो सेम ही रहेगा। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत ज्यादा। ठीक है, और सेक्राइड का मतलब तो रहेगा शुगर ही। तो ये कहता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स अवेलेबल हैं, सैकराइड्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहा है। और ये कहता है कितने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ वो बने हुए हैं। जैसे मोनोसैकराइड का अगर हम देखें, तो मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक। ठीक है, जहां पे आपका एक सैकराइड मॉलिक्यूल अवेलेबल है, उस वाले जो कार्ब्स है, वो सोर्स है, उसको मोनोसैकराइड बोलेंगे, जिसके अंदर एक ही सैकराइड मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप ऑफ जो है ग्लूकोज उसके अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? इसके अंदर आ जाएगा आपका ग्लूकोज, इसके अंदर आ जाएगा आपका फ्रक्टोज, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा आपका गैलेक्टोज। ये तीनों क्या है? ये आपके सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर हैं, सैकराइड हैं, जहां पे एक मॉलिक्यूल से बने हुए मोनोसैकराइड हैं। क्या ये भी मोनो है, ये भी मोनो है,
ये भी मोनो है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप बात करें डाइसेक्राइड्स की, अगर हम बात करें, तो ऐसे ही अगर आप मान लो सुक्रोज बनाना चाहते हो, जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को अगर हम मिला देते हैं तो इससे क्या बन जाता है आपका, सुक्रोज बन जाता है, जिसे हम टेबल शुगर कह रहे हैं। जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेबल शुगर कह रहे हैं। ठीक है। तो डाइसेक्राइड क्या है, दो मॉलिक्यूल्स को मिलकर बन रहा है, दो सेक्राइड मॉलिक्यूल को मिलकर बनेगा डाइसेक्राइड। सिंगल सेक्राइड्स जो जो बने हुए हैं, जहाँ पे आपका कोई अदर सेक्राइड नहीं जुड़ा हुआ है, उसको हम मोनोसेक्राइड कह देते हैं। उसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फ्रक्टोज अगेन आपको पता है, नाम से पता लग रहा है क्या, ये आपका नेचुरली अक्रिंग शुगर है प्लांट्स में, आपके फ्रूट्स वगैरह में। कहाँ पे मिलता है ये, फ्रूट्स में। ठीक है। गैलेक्टोज की बात करें तो नेचुरली अकरिंग शुगर है, कहाँ पे मिलता है अपने को, मिल्क के अंदर मिलता है, दूध के अंदर मिलता है। तो ये तो दो बहुत कॉमन से सोर्स हो गए। इसके बाद आपके अगर मैं डाइसेक्राइड की बात करूं, मैंने बताया कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज को अगर आप मिलाओगे तो ये आपको क्या दे देते हैं, ये आपको दे देते हैं सुक्रोज, जो कि अपना टेबल शुगर है, जो हमारे घर के अंदर मिलता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी और दो फॉर्म को मिला दो, मान लो आप गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज को मिला दें, तो ये क्या बना देगा आपका, ये बना देगा आपका लैक्टोज। ठीक है। जिसको बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, ओवर 60% पॉपुलेशन, ओवर 60% मतलब 60% से ज्यादा लोग जो हैं, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट का प्रॉब्लम है। मतलब वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ा एक बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं आजकल जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब वो लैक्टोज का कंजप्शन यानी मिल्क का कंजप्शन नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। फिर ये लोग प्रमोट करते हैं कि ये कौन से मिल्क ले लें, आमंड मिल्क ले लें, या कैशू मिल्क ले लें, सोए मिल्क ले लें। फिर ये लोगों के पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि नेचुरली जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है उसके अंदर तो लैक्टोज मिलना ही मिलना है। ठीक है। तो लैक्टोज इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस का कंडीशन बन जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या करती है ना, उनकी बॉडी लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन जो है ना, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही। जब बॉडी लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो लैक्टेट का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो है ना प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है। आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपका पेट हैवी लग सकता है, आपको इंडाइजेशन हो सकती है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट। और दूध का वैसे भी नेचर जो डेयरी है, डेयरी वैसे भी हार्ड टू डाइजेस्ट होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि लैक्टोज उसके अंदर है और आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सिर्फ इसलिए नहीं, वैसे भी दूध का नेचर जो है वो हैवी ही है, क्योंकि जो दूध है, मिल्क है, वो क्या करता है आपकी बॉडी में जाके, वो पहले ब्रेक डाउन होता है, उसको हम बोलते हैं दूध का फटना, है ना। क्योंकि जब आपका मिल्क आपके स्टमक में जाएगा तो स्टमक के अंदर भी काफी सारे एसिड्स हैं, स्पेसिफिकली HCl है, उसके साथ वो इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, एसिड के साथ, तो आपका जो दूध है ना वो हो जाएगा, फट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मली अगर हम बाहर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड चीज मेकिंग प्रोसेस, है ना, दूध के साथ कोई खट्टी चीज डाल दिया और चीज को बनाने के लिए प्रोसेसिंग कर दी उसकी। अब होता क्या है टेक्निकली, यहाँ पे आपका जो पीएच लेवल होता है आपके दूध का, वो कम हो जाता है, और जैसे ही वो 4.6 से नीचे आना शुरू होता है, वो हार्ड फॉर्म लेना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, सेपरेशन होनी शुरू हो जाती है, एक हार्ड फॉर्म लेता है, थोड़ा बहुत लिक्विड फॉर्म आपका बच जाता है। तो यही सेम एज इट इज कंडीशन बनेगी कहाँ पे, हमारे पेट में। तो वहां पे भी क्या होगा, कुछ हार्ड फॉर्म ले लेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड फॉर्म भी होगा। तो जो हार्ड फॉर्म होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है। इसलिए हम मिल्क को मानते हैं कि यार ये ऐसा सोर्स है जिसको कंप्लीट तो हम मानते हैं, तो ये कंप्लीट सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं, इसके अंदर कार्ब्स भी मिल रहे हैं, फैट्स भी मिल रहे हैं, इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट वाइटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है। विटामिन सी को छोड़ करके बाकी सारे ऑलमोस्ट मिल जाते हैं हमें, तो बहुत पावरफुल तो माना गया है इसको। बट साथ में बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, रीजन मैंने आपको बता दिए। ठीक है। चलिए, ये हो गया लैक्टोज जो कि आपका डाइसेक्राइड है, और मैंने आपको बताया आपका सुक्रोज जो कि अगेन डाइसेक्राइड है, जिसको हम टेबल शुगर कह रहे हैं।
उसके बाद आ जाता है ओलिगोसेक्राइड, जो बनता है 3 शुगर मॉलिक्यूल को मिलकर। ठीक है, अब आपके जो तीनों शुगर मॉलिक्यूल हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया प्लस आपका गैलेक्टोज हो गया प्लस फ्रक्टोज, इन तीनों को मिलकर के क्या बनता है आपका, बनता है रेफिनोज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड, मतलब जहाँ पे 3 शुगर्स जो है ना, वो 3 सेक्राइड मॉलिक्यूल मिल करके ये आपका आपका रेफिनोज जो है ना वो फॉर्म कर रहे हैं। और ये रेफिनोज हमें मिलता है कहाँ पे, अगर मैं एक्चुअली फूड सोर्सेज की बात कर लूँ, तो स्प्राउट्स हो गई, है ना, कैबेज वगैरह हो गया। ऐसे सोर्सेज के अंदर क्या होता है, मतलब ऐसे फूड सोर्सेज के अंदर आपको ये तीनों सेक्राइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है ना, जिस भी सोर्स के अंदर ये तीनों सेक्राइड मॉलिक्यूल मिलेंगे उसको हम बोल देंगे कि भैया ये ओलिगोसेक्राइड है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे सेक्राइड्स हैं अवेलेबल। ठीक है, जैसे चीनी अगर खा रहे हो तो उसमें सिर्फ सुक्रोज है, उसमें 2 ही सेक्राइड मॉलिक्यूल है और कुछ नहीं है उसमें। जैसे मान लो आप मिल्क के साथ चीनी मिला के खा रहे हो, फिर क्या हो गया, लैक्टोज तो मिल ही रहा है, साथ में आप सुक्रोज भी ले रहे हो। ठीक है, चलो ये हमने बात करी ओलिगोसेक्राइड्स की, जो कि रेफिनॉल्स का एग्जांपल हमने दिया। उसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, है ना, वास्ट, बहुत ज्यादा। पॉलीसेक्राइड की अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें, तो इसमें आपके आ जाते हैं आपके ग्लाइकोजन स्टोरेजेस, इवन स्टार्च। ये क्या है, इसके बेस्ट सोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज स्टोरेज होता है वो अबंडेंट अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जो सैकराइड मॉलिक्यूल्स बॉडी स्टोर कर सकती है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर की भी हम बात कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर बात करें स्टार्च जो हमारे प्लांट सोर्स में मिलता है हमें, वो भी उसमें अबंडेंट अमाउंट में है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या मानते हैं, पॉलीसेक्राइड का ही एग्जाम्पल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, सेक्राइड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में है एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर, उसको हम मानते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब कॉमन बात यहाँ पे ये होगी जो हमें यहाँ से समझनी है, वो बात ध्यान से समझना। अब हम एक बोलेंगे सर ये तो हम सारे की सारी चीजें लेते हैं, हम दूध भी लेते हैं यानी लैक्टोज भी ले रहे हैं, चीनी भी खाते हैं यानी हम सुक्रोज भी लेते हैं, हम ये दाल वगैरह, ये स्प्राउट्स हो गया, कैबेज वगैरह, ये ओलिगोसेक्राइड वाली चीजें भी खाते हैं। और तीसरी बात, हमारा जो सिंपल शुगर है जिसको हम बोल रहे थे ग्लूकोज फ्रक्टोज, वो भी हम खा ही रहे हैं हमारे फ्रूट्स वगैरह से। तो इसमें क्वेश्चन ये सबसे पहले बड़ा आता है कि सर कौन सा इनमें से, कौन सा सैकराइड इनमें से सबसे जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, कौन सा सबसे जल्दी ब्रेक डाउन होता है और आपकी बॉडी में क्या करता है, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आपके ब्लड के अंदर बहुत जल्दी घुल जाता है। मतलब जो चीज आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जितनी जल्दी जा रही है, इट मीन्स वो आपकी बॉडी में उतनी जल्दी एक्ट कर रही है, आपकी बॉडी वो उतनी इजी टू ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये डराइव होता है कि इनमें से कौन सी ऐसी जो मैक्रो है, सॉरी सैकराइड है, जो बॉडी में बहुत फास्ट एक्टिव होती है, बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती है। अब उसके उसके अंदर सबसे पहला आपका एग्जांपल आता है आपके मैल्टोज का। हालांकि हाँ, मैल्टोज किससे बनता है, मैल्टोज भी एक डाइसैकराइड है, जो बनता है आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलकर क्या तैयार होता है, मैल्टोज। अभी मैल्टोज बहुत सारे फूड एडिटिव्स में ऐड होता है, बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह में ऐड होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स में ऐड होता है, जो मिठास के लिए चीजें बनाई जाती हैं उसके अंदर भी मैल्टोज यूज होता है। तो ये मैल्टोज जो होता है, इसका जीआई जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो 100+ होता है, 100 से भी ज्यादा होता है। मतलब कि आपकी बॉडी में ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को जो है ना वो स्पाइक करवा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उसके बाद सुक्रोज भी है, सुक्रोज भी काफी फास्ट एक्टिव है, ये भी आपका 80 टू 80+ इसका जो है ना आपका जीआई इंडेक्स होता है, ये भी बहुत फास्ट एक्टिव होता है, ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाता है ये। और इसी के बाद आपका सबसे लीस्ट स्पाइक जो करता है वो होता है फ्रक्टोज। मतलब जो आप एक साइड अगर मान लो चीनी खा रहे हो आप, ठीक है, और एक साइड आप खा रहे हो फ्रक्टोज, यानी कि आप फ्रूट को ही खा रहे हो, तो दोनों में बहुत बड़ा कंपैरिजन है। एक सबसे बड़ा कंपैरिजन तो ये है कि जो सुक्रोज है, जो शुगर है, उसकी अमाउंट बहुत कम दिखेगी आपको, बट जो अमाउंट में आपको स्वीटनेस मिलने वाली है, मिठास मिलने वाली है, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, अगर हम सिर्फ टेबल शुगर की ही बात करें, तो यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो भी डीनेचर हो चुके होंगे तब तक, सबसे बड़ी बात ये भी है। बट अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, जो नेचुरली फ्रूट से आ रही है, तो एक तो वो लीस्ट स्पाइक करती हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी से स्पाइक नहीं करेंगे आपके इंसुलिन को, अगर आपको प्रॉब्लम है भी, वो लीस्ट स्पाइक करते हैं। बट ये जो है, ये तो फास्ट स्पाइक करती है। तो अगर हम बात करें किसी और पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिकली हेल्थ कंडीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वो ऐसे फूड ही ले, या ऐसे फूड को ज्यादा इस्तेमाल करे जिसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो टू मॉडरेट के बीच में हो। ये हाई अगर होगा तो वो क्या है, आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एक्ट कर रहा है, अभी बताऊंगा जीआई क्या होता है। तो सिंपली क्या कह दिया हमने, कि सबसे लीस्ट स्पाइक करता है फ्रक्टोज, इसका मतलब वो हमारे लिए हुआ ठीक। सबसे तेज हमारे लिए बॉडी में करता है मैल्टोज, तो हमें मैल्टोज को कम से कम कंज्यूम करना है, ना के बराबर कंज्यूम करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का, हालांकि इसको गुड और बैड भी हम कह देते हैं, बट गुड और बैड तो होता नहीं है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये जो बैड वाले, जिनको हम बैड कह रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं हमारे लिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इजी टू ब्रेक डाउन है। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इजी टू डाइजेस्ट है, फास्ट एक्टिव है, बहुत जल्दी आपकी बॉडी ब्रेक डाउन कर लेगी, और आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके ब्लड स्ट्रीम में इसको डाल देगी, ताकि आपकी बॉडी से एनर्जी के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दे। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि एक तो बहुत फास्ट एक्टिव है, और नेगेटिव भी यही है कि बहुत फास्ट एक्टिव है। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई सिंपल चीज कंज्यूम करोगे, तो इसको ब्रेक डाउन करना बॉडी के लिए बड़ा इजी सा टास्क होगा। ब्रेक डाउन करना बहुत इजी सा टास्क होगा, और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं किया तो मैं एक बेसिक बात बता देता हूँ। जो हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट होता है, उस मेटाबॉलिक रेट में बहुत सारे जो हमारे इनवॉलेंटरी ऑर्गेन्स होते हैं, वो मेनली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं, मेटाबॉलिक रेट क्या है आपका, आरएमआर क्या है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है। मेटाबॉलिक रेट को तो हम बोलते हैं द रेट एट विच कैलोरीज आर बर्न्ड। ठीक है, किस रेट में कैलोरीज बर्न हो रही है, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका क्या रिलेशन है मेटाबॉलिक रेट से, तो अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल कंज्यूम करोगे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसे सिंपली ब्रेक डाउन कर देगी, इजी टू ब्रेक डाउन है वो। तो आप हार्ड चीजें तो ले ही नहीं रहे हो, तो टेक्निकली जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैलोरीज बर्न करता था, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो कैलोरीज बर्न करता है, जितने भी हमारे ऑर्गेन्स है, जितने भी हमारे सिस्टम्स है, वो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उन्हें भी काम करने हैं अपने अपने। तो अगर आप सिंपल चीजें लोगे, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा जितना उसको नॉर्मल केसेस में करना पड़ रहा है। जिससे होगा क्या, आपका मेटाबॉलिक रेट भी इफेक्ट होगा, और आप बहुत जल्दी खाना तो खा लोगे, आपकी बॉडी में बहुत जल्दी पहुंच तो जाएगा वो, बट उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए आपका जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, वो इजी टू ब्रेक डाउन होता है, और आप बहुत जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में वो यूज होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाएगी कि भैया हंगरी भी उतना ही करेगा जल्दी, मतलब अगर आपने कोई ऐसी चीज ले ली है, मान लो कि आप ऑफिस में हो, आपका लंच ब्रेक हुआ, आप अपने घर से खाना नहीं लेके गए थे, मील नहीं लेके गए थे, आपने क्या एम किया, आपने वहां पे एक डैश डैश मान लेते हैं XYZ, कोई टेट्रा पैक वाली जूस रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, आपने एक वो जूस मंगा लिया, उसके साथ आपने खा ली पैटीज, या फिर कोई और मान लो, क्योंकि कार्ब्स के सोर्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, या आपने मान लो पेस्ट्री खा ली। अब हुआ क्या, कि XYZ जो जूस है, उसके अंदर, जो हमें मार्केट के अंदर जूसेस मिल रहे हैं, उसके अंदर क्या मिलता है अपने को, सबसे पहले तो आप बताइए मुझे। क्या उसके अंदर हमें ये लगता है कि उसके अंदर हमें एक्चुअल में वो फ्रूट ही मिल रहा है जो बाहर से दिखाया जा रहा है? उसके अंदर क्या मिलता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में तो वहां पे सुक्रोज ही होता है, यानी चीनी ही होता है उसके अंदर। सेकेंड बात क्या होती है उसके अंदर होता है आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो जिस चीज को हम ये समझ के खा रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रही है, वो तो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक तो इंसुलिन के स्पाइक को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, और आपकी ग्लाइसीमिया को बढ़ा करके आपकी बॉडी में फैट के कन्वर्जन को भी एनहांस कर रही है, आपकी फैट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, अगर ऐसी चीजें आप खाओगे तो। ठीक है।
तो ये तो हुई बात। और दूसरी बात कि आपकी बॉडी ऐसी चीजें खाने के लिए उतना ज्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव नहीं करेगी जिससे कि आपकी कम कैलोरीज बर्न होंगी ऊपर से। बट इसी की जगह अगर आप कोई हार्ड या कॉम्प्लेक्स आइटम खा लेते, मान लो आप प्रोटीन कंज्यूम करते, एग्स कंज्यूम करते, या कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते, तो वो क्या करता, वो आपको लॉन्गर टाइम तक सस्टेन तो रखता, आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखते, ठीक है ना, क्योंकि वो एकदम से स्पाइक नहीं किया और एकदम से डिप्राइव नहीं होता, वो सस्टेन रखेगा। दूसरी बात ये होगी कि आपकी बॉडी में एक्टिविटी भी कॉन्टिन्यूसली चलते रहेगी, आप हमेशा इसी प्रोसेस में काम करते रहोगे और सडन बर्स्ट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका जो RMR है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम्स जो हैं वो प्राइमरीली तौर पे काम कर रहे हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, तो अगर वो काम नहीं करेगा तो लेस कैलोरीज बर्न होंगी। उसके बाद सिंपल के अंदर आपकी एडेड शुगर या प्रोसेस्ड शुगर हो सकती है, और आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत तेजी से स्पाइक होंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स के अंदर, जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल गुड कार्ब्स की अगर बात करें, जैसे हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स आइटम्स, वो कॉम्प्लेक्स आइटम्स किससे कंपोज है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा ऐसे सोर्स जिसमें कि फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, फाइबर क्या है, का टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है जो बेसिकली हमें प्लांट सोर्सेज से बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, अब वो जो फाइबर होता है वो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो डाइजेशन के लिए, और दूसरा आपके मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड डायबिटीज के लिए। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज हैं जो स्टडीज क्लेम करती है कि अगर आप इन इसका कंजप्शन नहीं करते हो अपने मील्स के अंदर, तो आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप डायबिटिक नहीं होंगे। यार ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप कि आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो मेंटेन रहेंगे। और जिन लोगों के फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा फूड में कम था, उन लोगों के डायबिटीज के चांसेस 31% तक इंक्रीज हो जाते हैं, उनको डायबिटीज होने के खतरे। ये फाइबर एक मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो कोलेस्टेरॉल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी बॉडी में जो मैनेजमेंट है आपके पूरे फूड इनटेक का, स्पेशली कार्ब्स का। ठीक है, अब ये क्या करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइटम है तो ब्रेक डाउन करने में यह ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा, और उसको बॉडी ब्रेक डाउन करेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आप ड्यूरिंग डाइजेशन ही ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिक रेट वैसे ही हाई है। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इफेक्टिव मानी जाएगी हमारे लिए, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आइटम कह रहे हैं, और बहुत जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा नहीं, कॉन्टिन्यूस वे में रखेगा, सस्टेन्ड एनर्जी रहेगी। आप ऐसे बहुत लेथार्जिक फील नहीं करोगे, आप बहुत वीक फील नहीं करोगे, आप बेटर फील करोगे। ठीक है, इसलिए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना डिफरेंस है। बट अगर मैं बात करूँ कि सिंपल के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, देखो आपके सडन क्रैश देता हो बट कुछ बेनिफिट्स तो है ही है ना। जैसे मान लो कि कोई एक्सरसाइज, कोई बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा, ठीक है, और एक्टिविटीज काफी कर रहा है, वेट लॉस करना है उसको, और एकदम से आपने फील किया कि वो आ गया हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में, मतलब उसका जो ग्लाइसीमिया लेवल है ना वो बिल्कुल नीचे आ गया, ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नीचे आ गया एकदम से। तो अब बताओ, अब वहां पे आप क्या फीड करोगे, क्या वहां पे आप एम करोगे कॉम्प्लेक्स आइटम लाने की, भैया दूध ले आओ, ओट्स ले आओ, दलिया ले आओ, या व्हीट ले आओ, चपाती ले आओ, ऐसी चीजों का आप वेट करोगे, या फिर आपके पास जो वहां पे सबसे फास्टेस्ट रेट में आपके लिए कोई भी ऐसी चीज होगी जो सिंपल हो, आपकी बॉडी में जल्दी आपके ब्लड में चले जाए, वो वाली चीज का इस्तेमाल करोगे। और उसमें आती हैं आपकी कैंडीज, चॉकलेट्स, है ना, ऐसी चीजें भी अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शंस आपके पास होने वाली हैं, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है, अपने जो ब्लड शुगर लेवल बहुत डाउनफॉल में जा रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया, वैसे ही नहीं बचने वाले हम, तो पहले तो उसको रिप्लेनिश करना है ताकि वो हमारा ग्लाइसीमिया लेवल ऊपर हो जाए। इसलिए आपने काफी सारे जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट होंगे उनको भी देखा होगा, वो अपने पॉकेट में कैंडीज वगैरह रखते हैं। ठीक है, ताकि अगर उनका जो ग्लूकोज लेवल अगर बहुत ज्यादा नीचे हो जाए तो वो इसको कंज्यूम कर ले और उसको मेंटेन कर ले। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारे लिए सिंपल कार्ब्स ही बेस्ट होते हैं मैनेजमेंट के लिए, उस समय के लिए, अगर लेवल हमारा बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आ चुका है ग्लाइसीमिया का। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है द रेट एट विच कार्ब्स आर एब्जॉर्ब्ड। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि आपके फूड का एक्शन आपकी बॉडी में कितना फास्ट हुआ है। देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ हाउ क्विकली द इंसुलिन गेट स्पाइक्ड, दोनों बातें काफी हद तक सिमिलर है। जितना जल्दी कार्ब्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उतना जल्दी आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, क्योंकि उसको उसको बैलेंस करना है। और बात उल्टी करके भी देखोगे आप तो भी वही समझ में आते हैं कि कितनी जल्दी आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। इंसुलिन स्पाइक अगर बहुत जल्दी हो रहा है इट मीन आप बहुत ऐसे कार्ब्स ले रहे हो जो बहुत जल्दी एक्ट कर रहे हैं बॉडी में, तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो काफी हद तक दोनों का मतलब सेम ही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, कि भाई आप जो भी फूड ले रहे हो उसका ग्लूकोज का इंडेक्स कैसा है, वो आपकी बॉडी में कैसे एक्ट करेगा, फास्ट एक्ट करेगा, स्लो एक्ट करेगा, मॉडरेट एक्ट करेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें लो जीआई की, तो ऐसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब इस रेट के अंदर, इस स्केल के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो कि 55 से बिलो में स्टैंड करते हैं। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं 55 to 70 वाले, और हाई में 70+ वाले। कि एक बार आप देख भी लेंगे। हम्म। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो जीआई 55, मीडियम जीआई 56 to 69, हाई जीआई 70+। अब यहाँ पे आपको काफी सारे फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया भी होगा। अभी आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको रेफरेंस ही लेना है। आपको रेफरेंस ही लेना है, जो ऑलरेडी टेस्ट किए गए हैं उनके थ्रू ही आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट भी लेते हैं, वो यहाँ पे अटैच करते हैं निब, जो कि आपके ग्लूकोज में यानी आपके ब्लड में इंसर्ट होती है ऑलरेडी, और जो भी आप खाते हो आपके ब्लड में कितना लेवल बढ़ा तो वो मॉनिटर करके बता देता है आपको। ठीक है। बट एज अ रेफरेंस ही हम इसका यूज करने वाले हैं। मान लो आपके पास ये रेफरेंस है, आपने गूगल से निकाला हुआ है, आपने आईआरसीटी से निकाला हुआ है, आपने कोई और साइड यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वहां का आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाला हुआ है, तो उस रेफरेंस को यूज करके आप देख सकते हो इसको। अब बात ये आती है कि सर जीआई इंडेक्स तो समझ गए कि जो ज्यादा हाई होगा वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाला जो है वो 70+ होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो वाला कम होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट वाला जो होगा वो मॉडरेट लेवल पे स्पाइक कर रहा होगा, मतलब आपकी बॉडी में जाएगा, उतनी जल्दी स्पाइक नहीं किया बट हाँ मेंटेनेंस पे कर रहा है। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फूड हम खा रहे हैं और कितने अमाउंट में खा रहे हैं, ताकि हम ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसको सही रख सकें। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या सर फिर हम जो 70+ वाले हैं मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स है उसे नहीं खा सकते क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। अगर अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स हमारे लिए ठीक नहीं है तो क्या हम इसको भी नहीं खा सकते? दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि क्या हम इसको मतलब दोनों सारी ही चीजों को हम खा सकते हैं? हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी खा सकते हैं, मॉडरेट भी या लो भी? दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक एज अ स्केल काम कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि हाई जीआई आप नहीं खा सकते, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं देखी गई हैं। जैसे कि वाटरमेलन का 72 है, इसका मतलब तो वाटरमेलन भी नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि वो भी हाई जीआई के अंदर आ रहा है, बॉडी में ब्लड बहुत जल्दी स्पाइक कर देगा। इस हिसाब से तो ये भी नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं। और ग्लाइसेमिक लोड क्या है कि आप जो भी बड़ी मील या बैलेंस मील ले रहे हो उसका पूरा आप लोड देखते हो। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज नहीं लेते हो, क्योंकि हमेशा अगर मैं इंडियन फूड की बात करूं तो आप पूरे साल भर एक ही तरह का फूड नहीं लेते, या फिर आप एक बार में सिर्फ एक तरह का फूड नहीं लेते, उसके साथ में बहुत सारी चीजें भी खा रहे होते हो आप। तो इसलिए आपका वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं, ग्लाइसेमिक लोड के अंदर आप कंसिडर करोगे तो कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्लाइसेमिक लोड कितना बन रहा है उस मील को खा के। जैसे कि मान लो आपने खाया ब्रेड, ब्रेड के साथ आपने लगा लिया पीनट बटर। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने से आप देखोगे ग्लाइसेमिक लोड, इंडेक्स नहीं, क्योंकि दो चीजों का कॉम्बिनेशन। अब जैसे राइस है, राइस का 60+ माना जाता है ना, मॉडरेट टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब राइस को हम इंडिविजुअली तो नहीं खाते हैं हमेशा, राइस के साथ हम खाते हैं दाल।
अब दाल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मान लो आप लेंटिल्स ले रहे हो, इसका कितना है, 41 है। अब दाल का कम हो गया, राइस का कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, तो टेक्निकली क्या हुआ, आपका ग्लाइसेमिक लोड कम कम हो गया। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है कि आप कौन से फूड के साथ क्या मिला के खा रहे हो, इसलिए हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की, सिलेक्शन ऑफ फूड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ऐसे ही हम अपने फूड को, अपने खाने को बहुत ज्यादा खराब भी बना सकते हैं, और फूड को बहुत ज्यादा बेहतरीन भी बना सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे आप अपने खाने को कंपेरेटिवली सही बना सकते हो? फर्स्ट पॉइंट, अगर आप ग्लाइसेमिक लोड का ध्यान रखते हो, जो मैंने अभी बताया, कि आप इंडिविजुअली कोई ऐसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले को खाने की बजाय, जब आपको इंडिविजुअल जाना है या फिर आपको एक सिलेक्टेड चीज खानी है, तो सिलेक्टेड चीज को अवॉइड करके एक ऐसा आइटम चूज करो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, और उन दोनों को कंबाइन करके खाओ। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो आपके ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो दूसरा आइटम आप खा रहे हो, एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खुद का कम है, दूसरा उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है, तो ये सारी चीजें मिला करके अगर आप करोगे, तो आपका ग्लाइसेमिक लोड ओवरऑल कम हो जाएगा, और आपकी हेल्थ के लिए वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि मान लो आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं कि कैसे हम इसको और ज्यादा खराब कर रहे हैं, पहले तो हमने लिया पैक्ड आइटम, सॉरी फास्ट फूड, ठीक है, जिसका ऑलरेडी क्या था, जिसमें तो बहुत गंदे तरह के ऑयल भी यूज हुए थे, काफी सारा ट्रांसफैट भी गया, और मेनली हमारा जो है ना, उसमें मैदा यूज होता है। ठीक है, रिफाइंड फ्लावर, मैदा यूज हुआ, हमने मैदे को बनाया खूब, उसमें डाला बहुत सारा तेल। अब मैदा हम खा रहे हैं, मान लो छोले भटूरे हम खा रहे हैं, अब इस मैदे के साथ हमने ऐड कर दिया एक कोल्ड ड्रिंक, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक भी हम कह रहे हैं, वो ऐड कर दिया हम। तो यहाँ पे तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि आपको ग्लाइसेमिक लोड को बेटर करना है, हम तो ग्लाइसेमिक लोड को और ज्यादा खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैदा ऑलरेडी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, कोल्ड ड्रिंक ऑलरेडी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, क्योंकि उसके अंदर तो 80% ऑफ शुगर ही पड़ा हुआ है, ऑलरेडी शुगर ऐड किया हुआ है, उसमें सुक्रोज है। तो हम चीजों को कम, जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है ना, वही ठीक नहीं। जबकि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें राइस खाना होता, तो हम राइस के साथ कोई दाल मिला लेते, तो वो आपके ग्लाइसेमिक लोड को कम कर रहा था, और वो बेटर था। ठीक है ना, तो हमें ऐसी चीजें कंबाइन करनी है फूड के साथ, जो कि आपके हाई और लो जीआई के अगर आप कॉम्बिनेशन करो, तो वो ज्यादा बेटर होगा, जिससे आपका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा, जो कि एक इफेक्टिव बात होती है। अब ग्लाइसेमिक लोड को कौन कौन डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर? एक तो भाई आप कितना कंटेंट खा रहे हो, कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। सेकेंडली आपका फाइबर कंटेंट। ये तो मैं जो चीजें हैं इससे ज्यादा मैटर करते हैं आपके ग्लाइसेमिक लोड को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब ये मान लो किसी के अंदर फाइबर ज्यादा है, जैसे आपका ओट्स है, ठीक है, जैसे आपका दलिया है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना हाई है, बट इनके अंदर क्या है, बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ फाइबर कंटेंट होता है, तो ये आपके ग्लाइसेमिक लोड को कंपेरेटिवली बैलेंस कर देते हैं, जो कि एक अच्छी चॉइस है हमारे लिए। तो या तो आप अपने फूड सोर्सेज के अंदर, अगर आप खाना चाह रहे हो कोई हाई जीआई, तो ऐसी चीज ऐड कर दो जिसमें फाइबर कंटेंट भी हो, या तो ये ऑप्शन रखो। आप ऐसे मत करो कि आप ऑलरेडी आप हाई जीआई खा रहे हो, तो उसके अंदर और रिफाइंड चीजें आप ले आओ, तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो हमने दो तीन फैक्टर देखने, एक तो कितना आपका कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो रहा है उस सिलेक्टेड फूड के अंदर, दूसरा देखना है आपका फाइबर कंटेंट, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए ना, आपका एक फॉर्मूला होता है, बहुत बेस फॉर्मूला बोलते हैं उसको हम, जीएल को निकालने के लिए, ग्लाइसेमिक लोड। तो इसमें हमें देखना होता है, सबसे पहले तो हमें जीआई लेना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका, और उसके बाद हमें लेना होता है क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड, उस पर्टिकुलर चीज से कितना कार्ब्स आपने कंज्यूम किया, वो देखना है, और उसको किससे डिवाइड करना है, 100 से। ये फॉर्मूला है ग्लाइसेमिक लोड को निकालने का। तो हम अभी निकाल के देखते हैं वाटरमेलन का, क्योंकि अगर वाटरमेलन का हम सिर्फ जीआई देखते हैं, तो उस हिसाब से तो वो हाई जीआई के अंदर आ रहा है, 72 के अंदर आ रहा है ना वो। बट हमने क्या बोला कि हम देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड, जो कि ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा बेटर चॉइस होती है।
तो हमने 72 यहाँ लिख दिया क्योंकि जीआई तो उसका उतना ही था। बट हमने जो कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किया या पूरा का पूरा फूड हमने जो खाया, मान लो 100 ग्राम खाया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ कार्ब्स कंज्यूम्ड, कितना कार्ब्स आपने खाया उस पर्टिकुलर फूड में से। मान लो आपने वाटरमेलन 100 ग्राम खाया, अब 100 ग्राम में ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूं जो 7 से 8 ग्राम होगा, उससे भी कंपेरेटिवली कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं 7 ग्राम। 100 ग्राम मैंने खाया, 100 ग्राम में कितना कार्ब्स मिला मुझे, 7 ग्राम, बाकी और भी तो चीजें होंगी ना। तो ये मिल गया मुझे, और उसको हमने कर दिया 100 से डिवाइड। अब इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेना आप, फिर मुझे बताना कितना हो रहा है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो कैलकुलेटर में। ये लेस देन 10 ही आएगा, लेस देन 10 ही आएगा। और हमें ये स्केल क्या बताता है कि अगर हमारा लेस देन 10 हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, लो ग्लाइसेमिक लोड, मतलब ये हमारे लिए काफी अच्छा फूड है, हमारे गट हेल्थ के लिए भी और हमारे जो इंसुलिन का फंक्शन है उसके लिए भी। दूसरी बात आता है हमारा, जो हमारा 10 to 20 के बीच में आता है अगर कोई, तो हमारा होता है मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड। और अगर 20 प्लस आता तो वो हो जाता हाई ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है, तो भैया अगर वाटरमेलन हम 100 ग्राम भी खा रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो वो तो लेस देन 10 आ रहा है, इट मीन्स उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत अच्छा है। तो क्या हम वाटरमेलन कंज्यूम करते हैं, कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक लोड एक ज्यादा बेटर टर्म है जो हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारी जो सिलेक्शन ऑफ फूड है वो कैसी होनी चाहिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आप कोई रिफाइंड चीज ले रहे हो, तो ट्राई करो कि आप उसके साथ कोई ऐसा कार्ब्स भी ऐड कर दो या फाइबर ऐड कर दो जिससे आपका ग्लाइसेमिक लोड बैलेंस हो जाए। ठीक है, ऐसे उल्टा नहीं करना। हम क्या करते हैं, हमारा पहले ही खाना खराब होता है, उसके साथ और भी कोई ऐसी चीज मिला देते हैं जिस जो कि और ज्यादा खराब होती है। जैसे मैंने अभी बताया, फास्ट फूड प्लस कोल्ड ड्रिंक्स, खाना खा लिया उसके बाद खा रहे हैं डेजर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके जीआई के लेवल्स को बहुत ज्यादा शूट करने वाली बात है, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो जीआई और जीएल के बारे में क्लियर हो गया। ग्लाइसेमिक लोड होता है आपके ओवरऑल मील का लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एक सिलेक्टेड एक पर्टिकुलर फूड का, आपके एक्शन, आपके रिस्पॉन्स आपके फूड का, आप कौन सा फूड खा रहे हो और आपके इंसुलिन कितना रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, तो वो चीज है, दोनों में डिफरेंस है, और आपको क्लियर हो गया कैसे जीएल को फाइंड आउट करना और वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए हमें कहा जाता है, चाहे वो आपका अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो जीआई हो, चाहे वो आपका ओवरऑल फूड के अंदर फाइबर हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक टॉपिक और जिसको हम बोलते हैं फाइबर। फाइबर भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड ही मूव करता है। फाइबर आपकी बॉडी में कहीं डाइजेस्ट नहीं होता, याद रखना, है ना, ना ही आपके बॉडी में कोई कैलोरीज देगा ये। इसका सिर्फ एक काम होता है, आपकी जो इंटेस्टिनल हेल्थ है, बॉल मूवमेंट है, उसको सही रखना, यानी कि जो आपकी गट है वो क्लियर होते रहे सही तरीके से और कोई प्रॉब्लम ना आए। वो सबसे मेन काम होता है इसका, कि आपकी बॉडी में पूरा क्लियर रखना जीआई ट्रैक्ट को। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ कि द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन इजी बॉल मूवमेंट। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके फाइबर हैं, जो हमारे घर के अंदर के ही एक सदस्य हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही आता है फाइबर भी, है ना, उसको भी हम क्या मानते हैं, एक ऐसा कार्ब जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स में ही मिलता है, और सबसे ज्यादा हमें प्लांट बेस्ड सोर्स के अंदर ही मिल रहा होता है फाइबर, प्लांट बेस्ड सोर्स के अंदर ही मिल रहा है। तो आपका फाइबर भी क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि कैलोरीज तो नहीं देगा, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। और ये हमारी बॉडी में जो हमारे हार्मफुल कोलेस्टेरॉल्स हैं और कार्सिनोजेंस है ना, उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, आपके कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स।
कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स आपकी बॉडी में से जो हैं उनको भी ये एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये कैसे एलिमिनेट करता है और कैसे आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है वो भी देख लेते हैं। तो फाइबर होता है ना, अगर आप फाइबर का कंजप्शन सही तरीके से कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी में आपकी जो स्टूल है, जो वेस्ट है, उसके साथ वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी पानी को खींचता है। तो जो हमारा स्टूल का पैसेज है, जो हमारा वेस्ट का बाहर निकलना है, वो बड़ी इजीली बॉल मूवमेंट हो पाता है और हमें कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं रहते हैं। तो इसलिए फाइबर जो है वो कंपलसरी है हमारे लिए। और एटलीस्ट 25 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम, 35 ग्राम फाइबर तो हमें लेना ही है, ये कंपलसरी है। और दूसरा मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और आपके कार्सिनोजेंस की मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी हो जाता है ये। तो फाइबर इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलता है? प्लांट बेस्ड सोर्सेज है वो, चाहे वो आप लेंटिल से ले लो, दालों से ले लो, आपके जो ओट्स वगैरह है, व्हीट है, यानी अब चपाती हो गया, बाजरा वगैरह हो गया, इन सारे चीजों के अंदर आपका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और इंडियंस तो वैसे ही ब्लेस्ड हैं, है ना। हमारे मील्स के अंदर, हमारे फूड सोर्सेस के अंदर तो फाइबर की कमी होती ही नहीं है, बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि दालें हम खाते हैं, सैलेड हम खाते हैं, हम दलिया वगैरह खाते हैं, हम चपाती रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। तो हमारे अंदर तो वैसे ही फाइबर की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फाइबर की मैनेजमेंट भी करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर आपका फाइबर कंटेंट आपके फूड में बिल्कुल सही है तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने के खतरे काफी हद तक कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, आपकी जो हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि आपके ज्यादा कोलेस्टेरॉल बढ़ने की वजह से हो सकती हैं, स्पेसिफिकली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो सकती हैं, उनको भी एक तरीके से ये कम करने का काम करता है और कार्सिनोजेंस को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो फाइबर जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी कार्ब्स की हमने बात करी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमने कार्ब्स को पूरा अभी कवर किया कि कार्ब्स कैसे डेंजरस हो सकता है, कार्ब्स कैसे इफेक्टिव हो सकता है, फाइबर क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बेसिकली एक स्केल है जो हमें बताता है कि ये फूड हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेगा, कितनी जल्दी आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक कर देगा, सिर्फ वो ये बताता है। तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ग्लाइसेमिक लोड हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसमें से जो भी कंफ्यूजन है वो बताओ। यस फारूक बताओ। सर फर्स्टली सॉरी फॉर इफ डोंट माइंड हम्म। कि मतलब आप जो साइंटिफिक नेम बोलते हो ना, हम्म। तो थोड़ा मतलब वो लिख दोगे क्या, मतलब ताकि मेरे को हमें समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग क्लास में मैं देखता हूँ ना, कुछ साउंड कुछ अलग सुनाई देता है मुझे। हम्म। एंड जो हैंड राइटिंग है ना आपकी, थोड़ी मतलब सही क्लियर होगा तो और अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। एंड सर लास्ट पॉइंट ये कि कुछ मतलब अभी मीनिंग, अगर कुछ साइंटिफिक नेम ले रहे तो थोड़ा उसका मीनिंग भी बता दो ना, ताकि इजी हो जाए समझने। कैसे मीनिंग? मतलब जो भी उसके साथ बता तो रहा हूँ, कौन सी मीनिंग? अब जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? जो आपके ग्लूकोज का इंडेक्स है, कोई फूड आप लोगे तो वो हम्म। कैसे एक्ट कर रहा है आपकी बॉडी में, तो यही तो मीनिंग है उसकी। ठीक है, ओके, नहीं और भी मतलब कुछ और भी वर्ड्स हो गए, मतलब जैसे जैसे आएंगे। मैं साथ में बताते जा रहा हूँ आपको। ओके। एंड ठीक, को ध्यान से आप एक बारी पढ़ा करो। ठीक है, और साथ में डिक्टेशन तो हो ही रही है। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है राइटिंग, तो साथ में मैं डिक्टेट करते हुए चलता हूँ सारी चीजों। व्हाट हैपन्स इफ फाइबर इज ओवरलोडेड? देखो, अगर आपका फाइबर ओवरलोड होगा तो वो आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके डाइजेशन को इवन और ज्यादा खराब कर सकता है। कैसे खराब कर सकता है, मैं बताता हूँ। जैसे कि जो फाइबर है ना, उसमें आपके दो तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर, एक होता है आपका सॉल्युबल फाइबर। ठीक है, जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, वाटर के साथ अट्रैक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी होती है उसकी। इनसॉल्युबल आपके वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं करता। बट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डाइजेशन के लिए।
क्योंकि एक आपके वाटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है आपके स्टूल के साथ, और दूसरा क्या करता है, आपकी बॉडी में एक जेल टाइप लिक्विड बनाता है जो कि ओवरऑल बॉडी के ट्रांजिट टाइम को एनहांस करता है। तो टाइप ऑफ फाइबर दोनों ही जरूरी है। बट अगर फाइबर बहुत ज्यादा ले लोगे आप, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो ओवरऑल लोड है इंटेस्टाइन के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं कहीं, ये आपकी बॉडी में कहीं पे डाइजेस्ट नहीं होते, अनडाइजेस्टेड ही मूव करते हैं आपकी बॉडी में। तो इससे आपकी बॉडी में आपके जीआई ट्रैक्ट में लोड बढ़ सकता है, और ये आपके इंडाइजेशन का कारण भी बन सकता है। मतलब ज्यादा फाइबर लेना भी डाइजेशन को खराब कर सकता है। और इवन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा फाइबर नहीं लेना है। जैसे कि आपका, अगर मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको, अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन है। वो क्या है, एक जीआई आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ही डिसऑर्डर है, जिसमें आपके इंटेस्टिन के अंदर क्या होते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इस कंडीशन में जब आपके इंटेस्टिन के अंदर बहुत ज्यादा अल्सर्स बन चुके हैं ऑलरेडी, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कंडीशन, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेस फाइबर इनटेक करते हैं, हमें कम फाइबर खानी होती, क्योंकि वो हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या करेगा, उसी जो भी मैंने बताया था, आपके लोड को बढ़ा देगा, जिससे कि हमारे इंटेस्टिन में और प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर हम फाइबर के कंटेंट को कम कर लेते हैं बहुत, और हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, और ऐसे हाई फाइबर रिच फूड को नहीं खाते हैं। बट वो सिलेक्टेड कंडीशन में होता है, हर किसी केस में नहीं होता। ठीक है, तो हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइबर इनटेक इज गुड, मैंने बताया ना, 25 to 35 ग्राम्स ऑन एन एवरेज आपको चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका इनटेक बहुत ज्यादा है, मान लो आपकी कैलोरी इनटेक है 4000 कैलोरीज, अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फाइबर इनटेक कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। तो वहां पे आप 40 ग्राम 45 ग्राम्स आपको चाहिए होगा। अगर उससे कम है, अगर आपका 2000 कैलोरीज का डाइट प्लान है, तो आपका 25 ग्राम भी एनफ होगा आपके लिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना कैलोरीज हो। नेचुरल शुगर लेने से प्रॉब्लम नहीं होती, नेचुरल शुगर लेने से भी प्रॉब्लम नहीं होती, इवन अगर आप आर्टिफिशियल शुगर भी ले रहे हो, उससे भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। आर्टिफिशियल शुगर बहुत सारी आती है, जैसे सुक्रालोज हो गया, एस्पार्टेम हो गया, जैसे शुगर फ्री वगैरह बनता है। ठीक है, ऐसे आप काफी सारी आती है, तो उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है, इवन स्टीविया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए ओवर कंजप्शन। अगर आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करोगे, तो आप जो घर के अंदर हमारी चीनी है ना, उसको भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो क्लेम करती है कि आप शुगर खाने से डायबिटिक होते हो। शुगर खाने से डायबिटिक नहीं होते हैं हम। हमारी बॉडी में वो जो इंसुलिन है, जो हमारा एनाबॉलिक हार्मोन, वो इसी के लिए तो है, हमारी ग्लाइसीमिया लेवल बढ़ेंगे, उसको कंट्रोल करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी बैलेंस करके। प्रॉब्लम तब है जब हमारा ओवर कंजप्शन हो इन चीजों का, है ना। और चीनी खाने से या मीठा खाने से डायबिटिक नहीं हो रहे हैं हम, याद रखना। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, या ऐसे समझते हैं वो कि हम अगर हम मीठा खा रहे हैं तो उससे डायबिटीज हो रहा है। नहीं। ठीक है, तो आपको कंट्रोल में कंज्यूम करना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है शुगर का कंजप्शन कितना है, डेली बेसिस पे आप 20 ग्राम्स के अंडर अंडर आपको रहना है, उससे ज्यादा नहीं खाना होता। बट क्योंकि आपके नेचुरल फूड में काफी ज्यादा अमाउंट होती है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जो आप आर्टिफिशियल वाला है ना, जो चीनी वाला आइटम है, उसको कम ही लो आप, क्योंकि आप नेचुरली बहुत सारी चीजों से खा सकते हो ना। आपको फ्रूट से मिलता है, आप फ्रूट से कंज्यूम करो, फ्रूट्स के अंदर आपको फ्रक्टोज मिल रहा है, जो कि लीस्ट स्पाइक भी करता है इंसुलिन को, और दूसरा उसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है। तो बेटर है कि हम उसको फ्रूट से कंज्यूम कर लें। ठीक है, इंस्टेड कि हम वहाँ पे सिर्फ टेबल शुगर ऐड करें। टेबल शुगर के अंदर या चीनी के अंदर और कुछ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ स्वीटनेस है और कैलोरीज हैं, उसके अंदर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाला अपने को। ठीक है, तो वो आपका अमाउंट भी कम है, कैलोरीज भी ज्यादा है, इंसुलिन को स्पाइक भी करेगा, भूख भी नहीं मिटाएगा। अगर भूख नहीं मिटाएगा, तो हम ज्यादा क्रेव करेंगे। समझ रहे हो।
अगर मान लो मैंने कंज्यूम किया, वही जूस की बात करते हैं, XYZ जूस, जो कि हमें बाहर से टेट्रा पैक में मिला। इस जूस को कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ कि हमारा बॉडी में बहुत जल्दी गया, बहुत जल्दी गया ना, क्योंकि आपका क्या है, सिंपल है। इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में तो क्या है, शुगर है। ये हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एंटर किया, ग्लूकोज ग्लाइसीमिया लेवल को बढ़ाया, और आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपको बहुत अच्छा फील कराया, क्योंकि इसके अंदर जूस के अंदर क्या है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी है ना, एडिटिव्स भी हैं, जो कि इसके फ्लेवर को एनहांस कर रही हैं। ठीक है, और चीनी बहुत ज्यादा है, जो कि एक टाइप ऑफ एनर्जी ही तो है। अब आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के अंदर जितनी जल्दी एनर्जी जाएगी, जितनी जल्दी आपका ग्लूकोज जाएगा, तो आपके बॉडी को खुश अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी जा रही है और वो बहुत फास्ट जा रही है। तो आपकी बॉडी में जितनी तेजी से वो एनर्जी जाएगी, तो टेक्निकली वो आपके ब्रेन को बहुत अच्छा फील करवाएगी, है ना, आपके ब्रेन को अच्छा फील करवाएगी। और ब्रेन क्या रिलीज करेगा टेक्निकली, हमारा डोपामिन। डोपामिन क्या है, फील गुड हार्मोन। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम ऐसे फूड, जो ऐसे फूड बना रही हैं कंपनीज, वो एक स्ट्रैटेजी से बना रही हैं। उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स एडेड हैं, उसमें एडिटिव्स एडेड हैं, उसमें बहुत ज्यादा चीनी एडेड है, जो बहुत जल्दी आपके ब्लड में स्पाइक हो रही, ब्लड में जा रही है, घुल रही है जल्दी से, ग्लाइसीमिया लेवल को बढ़ा रही है। और उसके बढ़ने की मदद से आपकी आपकी बॉडी को क्या लगेगा, एनर्जेटिक फील करोगे ऑन द स्पॉट, खुद कुछ ही समय के अंदर आप एनर्जेटिक फील करोगे, बट वो थोड़ी देर में डिप्राइव हो जाएगा। और दूसरी बात क्या हुई कि आपका टेस्ट रिसेप्टर्स का जो है ना, रिलेशन है डोपामिन के साथ। तो जब आपने कंज्यूम किया, आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में लेवल बढ़ा, आपके फ्लेवर आपको पसंद आया, तो आपके डोपामिन की ओवर सेंसिटिविटी भी, डोपामिन क्या है, आपका फील गुड हार्मोन, क्या है, फील गुड हार्मोन, आपको अच्छा फील करवाने वाला हार्मोन। अब आपने कंज्यूम किया, अब डोपामिन की ओवर सेंसिटिविटी हुई। हमेशा अब रेगुलर बेसिस पे बॉडी की डिमांड क्या होंगी कि भाई यही चीज हम कंज्यूम करें, अच्छा लग रहा है हमें कंज्यूम करने। तो टेक्निकली हम ये, इसकी एडिक्शन हमें क्यों होती है, एडिक्शन हमारे को अपने आप से नहीं होती, एडिक्शन बनाई जाती है। ये स्ट्रैटेजीज होती है कंपनीज की, ताकि इसकी एडिक्शन बना दी जाए। तो जब आप ये खाओगे, ये पियोगे, इससे क्या होगा, फील गुड हार्मोन रिलीज होगा, वो आपको सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आएगी, अच्छा फील होगा आपको, और आप रेगुलर बेसिस पे फिर इसको कंज्यूम करते हो। ठीक है, इसको हम क्रेविंग भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्रेविंग और हंगर दो अलग अलग टर्म है। हंगर क्या, एक फिजियोलॉजिकल नीड है। क्या है ये, एक फिजियोलॉजिकल नीड है, मतलब ये जरूरत है हमारी, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें भूख लगती है, हमारी एनर्जी लेवल्स लो हुए, हमारा बॉडी क्या करता है, ग्रेलिन का सिक्रेशन करता है। ग्रेलिन क्या है कि आपका हार्मोन है, जो आपके भूख या आपको हंग्री महसूस करवाता है, ताकि आप खाना खा लो, एनर्जी लेवल्स को बैलेंस कर लो। ये नेचुरल एक टास्क है बॉडी का, ताकि आपकी बॉडी सर्वाइव करते रहे, जिंदा रहे। बट क्रेविंग्स ऐसा नहीं है। क्रेविंग्स आता है ओवर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामिन की वजह से। ओवर सेंसिटिविटी मतलब अब आपकी बॉडी क्रेव कर रही है, आपकी बॉडी को चाहिए वो चीज, आदत पड़ गई है उसको। अब क्रेविंग तब भी आ सकती है जब आपका पेट भरा हुआ हो, हंगर तब नहीं आएगा जब आपका पेट भरा हो। अभी आपको भूख लगी है, आपने मान लो अच्छा मील ले लिया है, आपने चपाती ले ली, उसके साथ दाल ले ली, सब्जी खा ली, पेट भर गया, ओट्स खा ली, कुछ भी, पेट भर गया, अभी भूख नहीं लग रही 5-10 मिनट बाद आपको, 1 घंटे बाद आपको। क्रेविंग ऐसा नहीं है। अब मान लो आपने खाना खा लिया है, उसके बाद भी क्रेविंग आ सकती है, तुरंत भी आ सकती है। और बहुत सारे लोगों ने एक सेटअप किया हुआ है, खाने खाने के बाद आइसक्रीम, खाना खाने के बाद डेजर्ट्स, ये क्या है, ये क्रेविंग्स का रीजन है। और ये सब गलत चीजें हैं, ये ठीक नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, है ना। क्रेविंग तब भी आ सकती है जब हमारी भूख नहीं है, हमें हंगर नहीं है, तब भी आ सकती है। और वो क्यों है, ओवर सेंसिटिविटी की वजह से। क्योंकि पैक्ड आइटम्स जो है ना, पैक्ड आइटम्स और जो कंपनीज होती हैं, वो इस स्ट्रेटेजीज के साथ ही बनाती हैं इस सारी चीजों। भले ही वो बाहर पैकेट में कुछ भी आपको अलग से बड़ा बड़ा दिखा दें, बट जब आप उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू देखोगे, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, 70 to 80% जो होता है वहां पे क्या होगा, आपको दिखेगा वहां पे मैदा।
रिफाइंड फ्लावर, जो बिस्किट्स वगैरह आपको बन रहे हैं, नमकीन बन रही हैं। उसके बाद अगर आप ऑयल वाली लिस्ट देखोगे, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वहां पे आपको दिखेंगे बहुत तरह के गंदे से ऑयल, जो कि आपके बहुत बेकार ऑयल होते हैं, जैसे पाम ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, कोकोनट ऑयल वगैरह हो गया। तो ये बहुत अच्छे ऑयल वैसे ही नहीं है, जो बहुत ज्यादा अच्छे सेंटीग्रेड में कुक करेंगे तो वैसे ही अपने वैसे ही डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, आपके फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात, ऐसे ऑयल को यूज करने की वजह से और ओवर कुक करने की वजह से ट्रांसफैट भी होगा आपके इसके अंदर, जो आपने पैक्ड आइटम लिया हुआ है, ट्रांसफैट भी ज्यादा होगा, जो कि ठीक नहीं है। ट्रांसफैट तो एक बहुत खतरनाक फैट है हमारी बॉडी की। उसके बाद ये मैदा तो चलो था, कोई बात नहीं थी, इसके साथ मिठास के लिए यहाँ पे होगा सुक्रोज, यानी कि बहुत सारी चीनी डली हुई है इस बिस्किट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लेवर्स, किसी में वेनिला फ्लेवर डाला हुआ है, किसी में कोई चॉकलेट फ्लेवर डाला हुआ है। तो आप इनमें से मुझे यह बताओ कि एक भी ऐसी चीज है जो हमारे हेल्थ के लिए मतलब अच्छी है? तो वो जो हमें रिचनेस या वो हमें बहुत अच्छा फीलिंग आती है इसको कंज्यूम करने की वजह से, वो एक स्ट्रैटेजी है कंपनी की, ताकि भैया ये खिलाएं, हमें आदत लगवाएं, भूख तो हमारी मिटेगी नहीं, हमें इसकी आदत जरूर पड़ जाएगी और हम इसे फिर रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज का इंडेक्स दिखाया है। चलो कोल्ड ड्रिंक्स का देखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का देखते हैं, वहां पे क्या है। अब इसके अंदर भी तो यही है ना, पहले तो आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक डाल दिया, ठीक है, बाकी क्या है, वाटर है, पानी ही है वो। उसके बाद बहुत अच्छे अमाउंट में क्या डाल दिया, चीनी, सुक्रोज, ठीक है। उसके बाद क्या डाल दिया, अगर डाइट कोक वगैरह बना दिया जिसमें कि बोलेंगे चीनी नहीं है, उसके अंदर ही सुक्रोज की जगह क्या डाल देंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड कर देंगे, जो टेक्निकली कैलोरीज तो नहीं देती हैं, बट वो भी इनइफेक्टिव है, जैसे कि बहुत सारे इनके एजेंट्स के अंदर सुक्रालोज एडेड होती है। ठीक है, सुक्रालोज भी एक टाइप ऑफ एजेंट है जो कि 10 गुना ज्यादा मीठा होता है चीनी से, 10 गुना ज्यादा। ऐसी एस्पार्टेम है, ये भी आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है जो आपकी बॉडी में कैलोरीज नहीं देते बट मिठास बहुत ज्यादा देते हैं। या तो वो डाल दिया जाएगा कि डाइट कोक वगैरह बनाइए, अदरवाइज चीनी होगा उसके अंदर भर भर के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्लेवर होगा। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको मिल रही हैं उसके अंदर, जो कि ठीक नहीं है। तो जो एडिक्शन क्रिएट हो रही है वो हमारी ओवर सेंसिटिविटी से हो रही है। ठीक है ना। अब यही लॉन्ग रन में बहुत डेंजरस है। हम बात करते हैं स्मोकिंग की, हम बात करते हैं अल्कोहल की, कि यार ये तो बड़ा डेंजरस है हमारे लिए। वो तो डिपेंडेंसी बढ़ा ही लेते हैं, उनको पियोगे, उनको रेगुलरली लोगे तो उनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ गई है, उनको भी ओवर सेंसिटिविटी हो गई है, फिर वो विड्रॉल रिफ्लेक्स हिट करता है, उन्हें छोड़ेंगे भी तो भी प्रॉब्लम होती है उनको, क्योंकि आदत पड़ गई है, उसके बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है। अल्कोहल या जो हमारे स्मोकिंग वगैरह है, उसमें भी सेम प्रोसेस यूज हो रहा है, क्योंकि जब आप वो यूज कर रहे हो, वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, और अच्छा फील होगा तो क्या होगा, फील गुड हार्मोन रिलीज होगा, वो आपको बेटर फील करा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो आप उसी फीलिंग को अचीव करने के लिए बार बार उसका कंजप्शन करोगे। अब वो तो चलो हमें पता ही है, वहां पे तो स्पेशली लिखा है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, बट पैक्ड आइटम के अंदर कोई हार्मफुल नहीं लिखा होता, इसलिए हम भर भर के सुबह भी ब्रेकफास्ट में भी अपने बच्चों को वही दे रहे हैं, खुद भी वही खा रहे हैं काफी बार तो। और लॉन्ग रन में कंजप्शन इसका हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन में एक बार खा रहे हैं, रोज रेगुलर खा रहे हैं इन चीजों को। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा यही है, और इसको हमें अगर ठीक नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बनने वाला है। ये चाइल्डहुड ओबेसिटी आपने खुद से नोटिस किया होगा, अभी के कुछ समय के अंदर, अंतराल में 4-5 साल में आपको बहुत ज्यादा ये दिखी है चाइल्डहुड ओबेसिटी। पहले अगर आप
अपने टाइम की अगर बात करें, या जिस समय आपने स्कूलिंग की थी, ग्रेजुएशन करी थी, कॉलेज किया था, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि वहां पे जो क्लास होती थी, मान लो अगर 50 की स्ट्रेंथ है क्लास में, एक क्लास में, तो 50 में से बहुत रेयर ही एक दो बच्चे होते थे जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होते थे, बहुत रेयर। बट अभी आप अगर किसी स्कूल में जाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा, एक ही क्लास में कम से कम 10 से 12 बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं, जो पूरा अच्छे तरीके से, उनकी मोबिलिटी भी उतनी नहीं है कि पूरा अच्छे से झुक करके नीचे से कोई चीज को उठा ले। और ये मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों की, 12 15 10 साल। तो अब ये समझ लो कि आने वाली जनरेशन का क्या हाल होने वाला है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी, ओबेसिटी ही अगर हमें 10 12 साल में होने वाली है, इट मीन्स कि कुछ ही सालों के अंदर देखो, इस अगर ओबेसिटी में हम आ गए हैं, तो डायबिटीज के चांसेस 200% बढ़ चुके हैं। डायबिटीज के चांसेस बढ़ चुके हैं, बीपी के चांसेस, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ चुके हैं, आपके कोलेस्टेरॉल के चांसेस, यानी हाई, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जो प्लैक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लैक जमता है, उसका टेक्निकली हम एथेरोस्क्लेरोसिस है, वैसे हम बोल देते हैं कोलेस्टेरॉल बढ़ गया। ठीक है, तो उसके चांसेस बढ़ गए हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, सीएडीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, इसके खतरे बढ़ गए हैं। कार्डियक हेल्थ इश्यूज, उसके डिजीजेस बढ़ चुके हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी हैं। यही तो सबसे बड़े रीजन है हार्ट अटैक्स के। क्योंकि एक टाइम में नहीं होता ये लॉन्ग, ये लंबे प्रोसेस में हो रहा है, लंबे अंतराल में हो रहा है। अगर रेगुलर बेसिस पे यही चीजें चलते आ रही हैं, तो जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है ना। क्योंकि बॉडी वेट बढ़ना, हम बात करते हैं चलो बॉडी कॉम्पोजिशन की, यार बॉडी वेट बढ़ गया तो क्या? बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है नॉन फैट मास वर्सेस फैट मास। ठीक है, कि आपकी बॉडी में नॉन फैट मास का रेशियो क्या है और फैट मास का रेशियो क्या है। नॉन फैट मास में वो सारी चीजें आ जाएंगी, आपका मसल मास, ऑर्गन वेट, आपका वाटर वेट, बॉन वेट, वो सारे नॉन फैट मास है। फैट मास में आपका जो बॉडी में फैट कंटेंट है वो सारा आ जाएगा। तो मान लो अगर कोई एक ऐसा, चलो एग्जांपल समझते हैं, मान लो कोई 20 साल का, 20 ईयर ओल्ड एक बॉय है, उसका कंजप्शन ना इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंजप्शन है, एक्टिविटी वगैरह नहीं है, इनएक्टिविटी है। और उसका जो वेट हो गया वो 110 हो गया, एंड स्टिल ये मूविंग है, चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि इनएक्टिविटी और इनका कंजप्शन वो रोक नहीं सकता, आदत है उसको। अब ये धीरे धीरे करके शायद 120 में चले जाए, शायद 130 में चले जाए, तो मान लो 120 में आ गया अभी। अब ये बताओ कि इसके एज के हिसाब से, का 20 एज है, और इसकी जो वेट है वो 120 kg हो चुका है। क्या ये इसके हार्ट के लिए या इसके जो ऑर्गेन्स हैं उनके लिए सेफ है ये इतना ज्यादा वेट होना? सेफ तो नहीं है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ऑब्वियसली आपकी बॉडी के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ टिश्यू है, उसको सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन, एनर्जी, आपको ज्यादा ब्रीद करना पड़ेगा। तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका रेस्पिरेटरी रेट इश्यूज रहेंगे आपको, क्योंकि आपको चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन ताकि आप उस सारी चीज को सस्टेन कर पाओ जो आपके बॉडी में टिश्यू है। कार्डियक हेल्थ इश्यूज, आपका हार्ट जो है वो बना हुआ था उस पर्टिकुलर बॉडी वेट को सप्लाई करने के लिए। जैसे मान लो 70 kg, 70 kg वेट को सप्लाई करने के लिए आपका हार्ट बड़े सही तरीके से काम कर रहा था, ऑप्टिमल चल रहा था फंक्शन। बट अभी आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया है, 120 kg, बट आपने हार्ट को तो कंडीशन नहीं किया ना वैसे। आपके हार्ट को भी तो कंडीशन करना पड़ता, अगर आपको उसी लेवल पे जाके, अगर आप हार्ट को कंडीशन करते तो शायद आपकी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। बट हार्ट उसी लेवल पे है
बट आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको सप्लाई करने के लिए इतने अमाउंट ऑफ टिश्यू को बॉडी को सप्लाई करना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, तो आपका हार्ट के लिए भी वो कॉम्प्लिकेशन है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी कॉम्प्लिकेशन है, और दूसरी बात तो आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होने वाला है, क्योंकि वैसे ही हमारा बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फैट मास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है। अब ये सिर्फ फैट मास के साथ नहीं है कि अगर बॉडी में फैट बढ़ गया बहुत ज्यादा तो ही होगा। मान लो अगर कंडीशन ऐसी है कि आपका मसल मास ही बढ़ जाए, मान लो फैट मास ना बढ़ा आपका, बट आप स्टिल 120 kg के हो गए हो, आपका मसल मास बढ़ गया, तो क्या वो ठीक है? या आपको लगता है कि सर इसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर मसल मास बहुत ज्यादा बढ़ गया? तो अवनीश, वो फैट नहीं मसल मास की बात कर रहा हूँ, मसल कंटेंट बढ़ गया बॉडी, मसल मास। अगर मसल मास बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपने हार्ट को कंडीशन नहीं किया। मतलब कि अगर मान लो मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मान लो मैं एक एथलीट हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करता हूँ, अच्छा प्रोटीन इंटेक सब कुछ बैलेंस कर रहा हूँ, सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मेरा मसल मास हो गया 120 kg, सिर्फ इमेजिन करके चलो, और मेरा था 60 kg पहले। मैंने एक्टिविटीज करी, मैंने प्रोटीन इंटेक बाकी सारी चीजों को बैलेंस किया, और वेट मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, इसमें से मसल मास बहुत ज्यादा मेरा इंक्रीज हो गया। तो बात तो स्टिल वहीं पे है ना अभी, कि हमने क्या हार्ट को कंडीशन किया उस लेवल पे? मेरा हार्ट 60-70 kgs के को सप्लाई करने के लिए काम कर रहा था, उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है ना वो उतनी ही थी। बट मैंने उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में काम दे दिया, भैया आपको ये काम करना, बट उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी, तो ऑब्वियसली वहां पे भी कॉम्प्लिकेशन होगी। ठीक है, तो कंडीशन वहां पे भी खराब हो सकती है, इसीलिए हमें कार्डियक ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है अगर हम बात करते हैं मसल मास को डेवलप करने के लिए, मसल मास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम कार्डियो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हार्ट को ट्रेन नहीं करेंगे, तो भी कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग रन में बढ़ेगी। हार्ट की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? अगर आप ट्रेनिंग करोगे, कार्डियक एक्सरसाइज करोगे, उसी से तो बढ़ेगी आपकी, क्योंकि हार्ट कब काम, हार्ट एक ऐसा इनवॉलेंटरी ऑर्गन है, उसको आप जितना अच्छे तरीके से काम कराओगे उतना बेटर होने वाला है। ठीक है, कैसे बढ़ता है? रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, भागोगे, हीट जनरेशन होगी, वैसोडाइलेशन होगा, आपके ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंपेरेटिवली पहले से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेट करना, ओपन अप होना, वो बढ़ गया, तो आपका ब्लड फ्लो बेटर होने वाला है। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने वाला है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? आपका अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ बीट, एक बीट में आपका हार्ट कितना ब्लड को पंप कर सकता है, वो कब बढ़ेगा? जब आप ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, तो हार्ट को कंडीशन करना पड़ेगा अगर हमें, हमारा एम है कि बहुत मस्कुलर होना है हम, तो उसकी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा हमें। हार्ट की कंडीशनिंग कैसे पता चलेगा? हार्ट का कंडीशन पता चलेगा आपके रेस्टिंग हार्ट रेट से, आपके मैक्सिमल हार्ट रेट से। ठीक है, वो अभी इसमें नहीं आएगा, सीएफटी में करेंगे उसको डिस्कस, ठीक है, वो फिटनेस वाला चैप्टर में आएगा, हाँ बताऊंगा। सिट्रुलिन से हार्ट सर्कुलेशन, सिट्रुलिन एक ऐसा टाइप ऑफ अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में डायलेशन को प्रमोट करता है ना, आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी बॉडी ब्लड वेसल्स कंपेरेटिवली पहले से खुल जाती हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो बेटर होगा। ठीक है, तो हाँ कुछ हद तक वो हेल्प करता है। चलो एक मिनट, ऊपर और भी क्वेश्चन है, मैं इनको देख लेता हूँ। भवनीश का क्वेश्चन है, फाइबर मसल बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है? यार मसल बिल्डिंग क्या है, वो सबके लिए ही जरूरी है। अगर वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रख रहा है,
तो फिर वो आपकी चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे वो नॉर्मल आपका इंडाइजेशन हो, ऐसी कंडीशन होने ही नहीं देगा, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा, आपका ट्रांजिट टाइम को बढ़ाएगा, तो आपकी मसल बिल्डिंग पॉसिबल हो पाएगी। आप कैलोरीज अच्छा अमाउंट में लेते हो तो फाइबर आपको अच्छा लेना है, ताकि ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी करे, और इजीली आपकी बॉडी उसे बाहर भी निकाल दे। फारूक, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन उसके अंदर कितना प्रोटीन है ना। जैसे कि आप, अगर मैं सोए की बात करूं, मैंने आपको सोए का एग्जांपल भी शायद दिया होगा। मैंने कहा था सोए भी एक टाइप ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्योंकि उसके अंदर मिथ्योनिन नहीं होता। और अगर आप वैसे देखोगे कंटेंट वाइज, तो अगर आप 100 ग्राम सोया चंक्स ले रहे हो तो आपको ऑन एन एवरेज 40 to 45 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 40 से 45 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है आपको, अगर आप 100 ग्राम सोया चंक्स खा रहे हो। अब वो कितना इफेक्टिव है नहीं है वो मैं बताऊंगा सप्लीमेंट वाली क्लास में। बट यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर कितना कंटेंट है प्रोटीन का। मैटर ये भी करता है कि उसके अंदर अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है। तो उसकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है बट उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, ये कह सकते हो आप। प्रोफाइल इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया कि उसमें सारे अमीनो एसिड नहीं है, सारे ईडब्ल्यूएस नहीं है, बट उसके अंदर बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं उनका कंटेंट अच्छा है, इसलिए उसका ओवरऑल कंटेंट ऑफ प्रोटीन बेटर है। समझे। अब ये मत सोचना कि हमें तो सिर्फ कंप्लीट ही खाना पड़ेगा फिर इस हिसाब से, ये बिल्कुल नहीं हो सोचना है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये देखते हुए खाएगा कि अच्छा मैं ये खा रहा हूँ तो इतना मिथ्योनिन आ गया, इतना ल्यूसीन आ गया, इतना वेलिन मैंने यहाँ से ले लिया। ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। आपको मेजोरिटी, आपको अपने कुछ प्राइमरी फूड सिलेक्ट करने पड़ते हैं, रेस्ट जो सोर्सेज होते हैं वो इनकम्प्लीट चलते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे कि आपने प्राइमरी फूड सोर्सेज सिलेक्ट कर लिए, एग्स, चिकन, मीट, डेयरी, ठीक है, राइस, दाल, ठीक है, वो भी आपका कंप्लीट सोर्स हो गया। किनुआ, ये आपके कंप्लीट सोर्स है, ये आपने सिलेक्ट किए हुए हैं। अब इसके अलावा जितने भी सोर्सेज आ रहे हैं, चाहे वो ओट से आए, चाहे वो आपके फ्रूट से आए, फ्रूट में भी थोड़ा बहुत कंटेंट प्रोटीन का मिल जाएगा, बाकी सोर्सेज में कंटेंट प्रोटीन का मिल जाएगा, दालों में प्रोटीन का कंटेंट मिल जाएगा। तो वो जो बाकी आ रहे हैं वो आप काउंट करके चलोगे, सारे प्रोटीन ओवरऑल प्रोटीन कंटेंट में काउंट होगा वो। ठीक है ना, उनको आप अलग से नहीं लिखोगे कि मतलब 60 ग्राम मैंने जो प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन लिया जो कंप्लीट था, 40 ग्राम मैंने ऐसा लिया इनकम्प्लीट, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्राइमरी फूड सोर्सेज सिलेक्ट करने हैं अपने मील के अंदर, और बाकी इनकम्प्लीट भी होंगे तो आप सबको प्लस करके चलोगे और सब काउंट होंगे। तो जैसे आपने बोला कि मोनोसेक्राइड के 3 टाइप हैं, ऐसे ही डाईसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के भी हैं। यार ये जो सेक्राइड्स है ना, जो मैंने बताया ओलिगोसेक्राइड्स या आपकी पॉलीसेक्राइड्स, इसके टाइप्स नहीं है। मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन से ही ओलिगोसेक्राइड्स बना हुआ है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से ही बना हुआ है वो। ठीक है ना, जैसे मान लो 1024 बिट्स को हम किलोबाइट कहते हैं ना, केबी। ऐसे ही फिर केबी से क्या बनता है, एमबी, मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट, जीबी। ऐसे ही आपके सैकराइड से, अगर आप दो सैकराइड मॉलिक्यूल को मिला दोगे, जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज, वो बन गया आपका डाइसैकराइड। ऐसे ही अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दोगे वो बन जाएगा सुक्रोज। डाइसैकराइड ना, दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब पॉलीसैकराइड का कोई स्पेसिफिक नहीं है नेम, क्योंकि पॉली के अंदर आ गया मल्टीपल सैकराइड मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर बहुत सारे हैं। तो आप अलग से उसको नाम नहीं देते, सिर्फ पॉली कह देते हो, बट उसके एग्जाम्पल आ जाते हैं कुछ, जैसे स्टार्च, आपका ग्लाइकोजन। इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज एक कॉन्सेंट्रेट अमाउंट में स्टोर है। ठीक है, उसको बोलते हैं। सर मोर कैलोरीज लेने से अगर फाइबर इंटेक 35 ग्राम से ऊपर जाएगा तो क्या वो फाइबर ओवरलोड है? नहीं। देखो एक चीज नोटिस करना आप, अगर आपका फूड इंटेक बढ़ता है, अगर आपका फूड इंटेक बढ़ता है तो आपका वाटर इंटेक भी बढ़ता है, कोरिलेट करती है टर्म्स। अगर आपका एक्टिविटी बढ़ता है
एक्सरसाइज बढ़ता है तो वाटर इनटेक बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। साथ में फूड इनटेक बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड रिस्पॉन्स के हिसाब से काम करना है। जिस हिसाब से डिमांड आएगी उस हिसाब से सप्लाई करनी है। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना डिमांड बढ़ेगा। वैसे ही अगर आप ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो फूड का, इट मीन्स कि आप एक्टिविटी भी ज्यादा कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि मैं घर में बैठा हूँ और मैं कंजप्शन करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, वो तो फिर गलत है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मान लो आप गेनिंग कर रहे हो, आप 500 कैलोरी सरप्लस पे हो, तो कंजप्शन ज्यादा है तो आप एक्टिविटी भी तो कर रहे हो ना ज्यादा। तो इस हिसाब से हमें काम करना है, तो उसे ओवरलोड नहीं कहेंगे हम। आई थिंक मैं जो होता है एवरी वर्कआउट के अल्टरनेटिव में बनाना कंजप्शन एवरीडे है, तो वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। बनाना तो बहुत पावरफुल है, हालांकि उसमें कंटेंट ऑफ ग्लूकोज बहुत है, बट वो बहुत पावरफुल भी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटाशियम का अमाउंट बहुत है, और पोटाशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपको वर्कआउट के दौरान चाहिए। आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है वहां पे, बहुत जबरदस्त है। विटामिन B6 आपके बनाना के अंदर, ठीक है ना। तो फ्रूट्स अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। बट ये है कि बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो कैलोरी कंजप्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। सर इन सप्लीमेंट ऑल्सो वी गॉट फ्लेवर्स। आपका जो सप्लीमेंट होता है ना, वो सप्लाई है सिर्फ, बात समझ रहे हो मेरी? वो सिर्फ सप्लाई है, वो क्या है, एड ऑन। वो क्या है, सिर्फ 10% है आपके टोटल मील का। जैसे हम बात करते हैं ना कि सप्लीमेंट कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हमारे फूड सोर्सेस को, वो क्या है, एक एडिशनल पार्ट है। जैसे कि ये मेरा फोन है, अब इस मेरे फोन के अंदर जो इसकी इनबिल्ट बैटरी है ना, वही प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद अगर मुझे जरूरत पड़ती है, मान लो मेरा फोन का वर्किंग बहुत ज्यादा है, मेरी 3000 mAh बैटरी है फोन की, मेरा काम बहुत ज्यादा होता है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पावर बैंक खरीद लूंगा। वो एडिशनल है, क्योंकि मेरा काम ज्यादा है। ऐसे ही अगर आपका काम ज्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपका वर्कआउट ज्यादा है, आपको रिक्वायर डिमांड है प्रोटीन की, फिर आप वे ऐड करते हो, वो सप्लाई है, वो एक एडिशनल सोर्स है। तो जब भी एडिशनल सोर्स को आप ऐड करते हो, तो वो एडिशनल की तरह ही रहता है। मतलब अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, तो सप्लीमेंट के अंदर जो फ्लेवर है, क्या वो बहुत ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, ये बताओ। क्या वे प्रोटीन पूरे दिन भर खाते रहते हो? नहीं, आप सिर्फ एक स्कूप लेते हो। और स्टडीज ये बिल्कुल क्लेम करती है कि अगर आप इनको सेफली कंज्यूम करोगे, तो ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, चाहे वो कोकोआ पाउडर हो, वेनिला हो, चॉकलेट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो, एस्पार्टेम हो, इवन स्टीविया तो चलो नेचुरली मानते हैं हम, सुक्रालोज हो, ठीक है, ये सारे के सारे सेफ हैं। इन पे मल्टीपल स्टडीज हैं, FDA ने इसको अप्रूव किया हुआ है, ठीक है, तो सेफ है। और सप्लीमेंट मैंने आपको बताया वो एक एड ऑन है, वो सिर्फ 10% है। तो आप दिन में एक स्कूप अगर प्रोटीन का ले रहे हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला कि आपका चीनी भी ठीक है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सही तरीके से ले रहे हो। आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रॉब्लम है, मैंने बताया कि अब आपका कंजप्शन बहुत ज्यादा, मैंने बोला रिप्लेसमेंट मत ढूंढो। कैसे? आपने कोल्ड ड्रिंक पी, अगर आपके पास रिप्लेसमेंट होगी, मान लो आप डाइट कोक पीते हो, अब डाइट कोक में भी बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स जा रहे हैं, उसमें आपके बहुत सारे स्वीटनर्स जा रहे हैं। दिन के अंदर आप स्वीटनर्स को बहुत अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हो, ठीक है ना। बाकी आप पैक्ड आइटम्स खा रहे हो, उसमें आप अलग अलग तरह के स्वीटनर्स ढूंढ रहे हो, उसके अंदर स्वीटनर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, बाकी आपका अमाउंट है। तो इससे आपका कंजप्शन डेली बेसिस का बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपने उस चीज को किसी से रिप्लेस कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है वो बेटर है। तो अगर उसका ओवर कंजप्शन होगा उस चीज का, तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं और वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं हमारे लिए, ये स्टडीज कहती हैं हम। बात समझ में आई? इसीलिए जो सप्लीमेंट के अंदर होता है ना, वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसको हम सिलेक्टेडली एक स्कूप, आधा स्कूप या बहुत मिनिमम अमाउंट में लेते हैं पूरे दिन के अंदर। बट अगर आपके फूड सोर्सेज में आप किसी को रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करो, तो आप उसे हर जगह रिप्लेस करने की सोचोगे। चाय पी रहे हो तो चाय में भी उसको डाल दोगे,
कोई और शेक पी रहे हो, शेक में भी डाल दोगे कि भैया अच्छा शुगर फ्री तो है, कैलोरीज थोड़ी दे रहा है, डाल दो, मिठास भी मिल रही है, तो हर जगह डाल रहे हो, फिर उसका ओवर यूज हो रहा है, वो कंडीशन खराब है। इसलिए मैंने बोला कि रिप्लेसमेंट ना ढूंढो, अगर आपको पीनी ही है तो नॉर्मल कोक पी लो, बट वो कम कम अमाउंट में पी लो, और उसे रेगुलर मत पियो। हम सोचते हैं कि हम उसे पीते भी रहें कोक को और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए, तो पी भी लोगे, बट वो ओवर कंजप्शन की वजह से आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हार्मोनल लेवल पे क्या फैक्टर होगा? देखो, हार्मोन जो आपका बॉडी कॉम्पोजिशन है ना, मतलब आपका जो फैट मास और नॉन फैट मास है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए और बैलेंस के लिए। अगर आपकी बॉडी में कंटेंट ऑफ फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो टेक्निकली जो हमारा फैट का बढ़ने का एक और रीजन होता है, या फैट अगर बढ़ गया तो हमारी बहुत सारी चीजों में उसका प्रभाव या इम्पैक्ट दिखेगा। स्पेशली किसमें? मेल की अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन में बहुत बड़ा फर्क दिखने वाला है, क्योंकि हमारे जो फैट का अमाउंट अगर बॉडी में बढ़ता है तो उससे क्या होता है, कोरिलेशन हमारा बनता है ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट का। तो ईस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन हम मानते हैं, मेल में भी होता है, बहुत कम होता है। ईस्ट्रोजन की फैट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आपका बॉडी वैसे ही फैट गेन बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत खा रहे हो आप, वैसे ही बहुत ज्यादा फैटी हो, तो आपके ईस्ट्रोजन का कंटेंट भी बढ़ने वाला है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन जो मेन हार्मोन है उसको डाउनफॉल में लेके आएगा, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, चाहे वो एंड्रोजेनिक प्रॉब्लम्स हो चाहे वो एनाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो। मतलब आपकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, आपकी रिकवरी की कैपेसिटी कम हो गई, आप लेथार्जिक फील करोगे, एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी कंडीशन क्रिएट कर सकता हो। ठीक है। और स्ट्रेस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। बेक्ड पोटेटोज इज बैड फॉर, हाँ, चाहे बेक्ड आप ले लो पोटेटोज, है नहीं उतना अच्छा डायबिटीज के लिए, ठीक। ठीक है, पोटेटोज में क्या है ना कि आपके वो फाइबर कंटेंट नहीं मिल रहा। दूसरा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आपका 70+ है, यानी वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आपके नंबर आता है। अगर नॉर्मल लोगों के लिए, एथलेटिक लोगों के लिए, एथलीट्स के लिए अगर आप पोटेटोज को यूज कर रहे हो वर्कआउट से पहले, वैसे पूरे दिन के अंदर चलता है। डायबिटिक कंडीशन में आपको नहीं लेना। डायबिटिक इंसुलिन बढ़ने से शुगर आता है? नहीं, डायब इंसुलिन बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इंसुलिन बढ़ेगा तो, वैसे इंसुलिन बढ़ने से ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इंसुलिन बहुत ज्यादा लोगे तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बन जाएगी, ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट जो डायबिटीज कंडीशन है ना, उसमें इंसुलिन बढ़ नहीं रहा है, उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है। अर्नब, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, कि जो वीगन्स होते हैं वहां पे लिमिटेड सोर्स है प्रोटीन के, तो हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। बट उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शंस भी लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि कंप्लीट सोर्सेज के ऑप्शन बहुत कम है। किनुआ हो गया, सोए हो गया, सोए को भी हम इनकम्प्लीट करें तो वो भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसको भी कंप्लीट में नहीं कंप्लीट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर हमें सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है ना। और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, जैसे दाल और राइस का, है ना, ग्रेन्स और आपके जो वेजी दालें हैं उनका, लेंटिल्स का और ग्रेन्स को कॉम्बिनेशन करके खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें कंबाइन करनी पड़ती हैं, फिर वहां पे टेम्पे वगैरह यूज कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन सेटल करना पड़ेगा वहां पे, और आप सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है।